हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका करियर विल स्टडी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का सेकंड पेपर शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन सन 2016, 17, 18, 19, 20 और 21 के सभी सनों के पेपर एक ही वीडियो में, ताकि आपको जगह जगह जाकर अलग अलग वीडियोस ना देखने पड़े। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो बढ़ते हैं अब हम आगे। आज हम देखेंगे शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन का बीटीसी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का सन 2016 का पेपर का सॉल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 बहुविकल्पी से। मेरे उत्तर बताने से पहले आप भी अवश्य ट्राई कीजिएगा ताकि आपकी भी जो है वो अच्छी प्रैक्टिस हो सके। देखते हैं पहला प्रश्न। पहला है कि कक्षा कक्ष एवं कक्षा कक्ष के बाहर किसी सार्थक क्रियाकलाप को संपन्न कराने के लिए क्या आवश्यक है? टीएलएम बनाना, पेड़ पौधे लगाना, मैदान की स्वयं सफाई करना या योजना बनाना। तो इन सभी जो ऑप्शन है उसमें जो सबसे ज़्यादा सही है वो आपका योजना बनाना सही है, तो यही जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 2 देखते हैं। मानवीय प्रबंधन के घटक हैं तो कौन कौन से हैं? विद्यालय भवन है, फर्नीचर है, पुस्तकालय है या शिक्षक, बच्चे और समुदाय है। तो आपका चौथा ऑप्शन आपको क्लियर दिख रहा है, मानवीय प्रबंधन के घटक में शिक्षक, बच्चे और समुदाय आ जाएगा। अगला प्रश्न 3 देखते हैं। समस्या समाधान का प्रमुख अंग जो है वो क्या है? शिक्षण प्रक्रिया है, निर्णयन प्रक्रिया है, अधिगम प्रक्रिया है या अनुशासन प्रक्रिया है। तो समस्या समाधान का प्रमुख अंग जो है वो निर्णयन प्रक्रिया है। अगला प्रश्न 4 देखते हैं। विद्यालय में भवन, फर्नीचर, पेयजल एवं शौचालय आदि की जो व्यवस्था है वो जो है वो की जा सकती है, किसके द्वारा की जा सकती है? आपको ये बताना है। 4 ऑप्शन है। पहला है ग्राम शिक्षा समिति द्वारा, दूसरा है अभिभावक शिक्षक संघ द्वारा, तीसरा है समुदाय द्वारा और चौथा है उपयुक्त तीनों के सहयोग द्वारा। तो आपको बताना है भवन, फर्नीचर, पेयजल ये सभी जो व्यवस्था होती है वो कौन करता है? तो बात कर लेते हैं उत्तर की। सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ड, यानी उपयुक्त जो तीनों हैं उनके सहयोग से जो है वो की जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 5 की तरफ। एनसीईआरटी स्थित है, कहाँ स्थित है आपको बताना है। चेन्नई में स्थित है, लखनऊ में स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है या कोलकाता में स्थित है? कहाँ स्थित है आपको बताना है। तो बात कर लेते हैं चलिए उत्तर की। तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि नई दिल्ली में। यदि बात करें इसके गठन की तो 1961 में जो है इसका गठन हुआ था। कब हुआ था? 1961 में। बात करते हैं अगले प्रश्न 6 की। ग्राम शिक्षा समिति के गठन के लिए क्या आवश्यक है? पहला ऑप्शन है 1 महिला का होना, दूसरा ऑप्शन है 2 महिलाओं का होना, तीसरा ऑप्शन है 3 का होना या चौथा ऑप्शन है महिला का होना आवश्यक नहीं है। तो कौन सा सही होगा? सही होगा आपका ऑप्शन नंबर आ, 1 महिला का होना। जो वाइवा होता है वहाँ पर ये काफ़ी बार प्रश्न पूछा जाता है कि इनमें संख्या जो है वो टोटल कितनी होती है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न 7 की तरफ। नो कास्ट वाली शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण जो है वो किया जा सकता है किसके द्वारा? अब यहाँ पर देखिए नो कास्ट लिखा है, यानी कि पैसा जो है वो कहीं ना कहीं कम से कम मात्रा में लगे। कहने का मतलब यहाँ पर ये है लो कास्ट भी हो यानी कि कम भी हो और नो कास्ट भी हो यानी कि ना के बराबर ही हो। तो हम ऐसे जो शिक्षण अधिगम सामग्री उनका निर्माण कैसे कर सकते हैं? इस प्रकार कर सकते हैं कि जो आसपास की जो वस्तुएं हैं उन्हीं से हम इस प्रकार जो शिक्षण अधिगम सामग्री है उनको जो है वो बना लें। तो यही आपका सही होगा। देखिए यहाँ पर ऑप्शन 7 लिखा है स्थानीय परिवेश में उपलब्ध वस्तुओं से जो निर्माण आप करेंगे वही आपका लो कास्ट नो कास्ट वाली शिक्षण अधिगम सामग्री में जो है वो आ जाएगा। अगला प्रश्न 8 देखते हैं। प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को पाठ्य पुस्तकें निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं, तो ये जो है वो राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं। अगला प्रश्न 9 है। कक्षा 1 में कुल निर्धारित पाठ्य पुस्तकों की संख्या कितनी है? तो इससे पहले भी हम आपको बता चुके हैं। सभी जो हैं पुस्तकें आपके एग्जाम में भी पूछने जाने के चांसेस हैं, तो उनको याद जरूर कर लीजिएगा। तो कक्षा 1 में जो है पुस्तक जो है वो 1 चलती है। कौन सी चलती है? ये जो है वो कलरव चलती है। अगला देखते हैं प्रश्न 10। प्रदेश में संस्कृत विषय का पठन पाठन किस कक्षा से जो है वो प्रारंभ किया जाता है? तो ये जो है वो कक्षा 3 से जो है वो प्रारंभ किया जाता है संस्कृत जो विषय उसका पठन पाठन। अगला प्रश्न 11 है। समय सारणी दर्शाती है, क्या दर्शाती है ये आपको बताना है। बच्चों की अधिगम प्रक्रिया को, शिक्षा का जो है उसकी शिक्षण जो प्रक्रिया है उसको, या प्रधानाध्यापक के नेतृत्व को, या सभी क्रियाकलापों को। तो कहीं ना कहीं समय सारणी जो है उसमें सभी क्रियाकलाप ये आ जाते हैं और ये सभी पॉइंट भी आपके जो है बच्चों की अधिगम प्रक्रिया ये सभी आप इसके पॉइंट में भी लिख सकते हैं। समय सारणी से रिलेटेड
यदि आपका प्रश्न अति लघु या लघु में पूछा जाए तो यहाँ पर उत्तर आपका सभी क्रियाकलाप सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 12 है, पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के संचालन का दायित्व जो है वो सौंपना चाहिए। तो पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप के संचालन का दायित्व शिक्षकों को जो है वो सौंपना चाहिए। अगला प्रश्न 13 है, प्रत्येक जनपद में कार्यरत जिला समन्वयक अधीन होते हैं। किसके अधीन होते हैं? ये जो है वो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के जो है वो अधीन होते हैं। अगला प्रश्न 14 देखते हैं, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राज्य पूछा जा रहा है इसलिए जो है वो लखनऊ हो जाएगा। अगर राष्ट्रीय पूछा जाता तो आपका नई दिल्ली हो जाता। अगला और लास्ट बहुविकल्पी 15 है, जिला स्तर की सर्वोच्च अकादमिक संस्था जो है वो कौन सी है? डाइट है, सीमैट है, SCERT है या BRC है? तो जिला स्तर की सर्वोच्च जो अकादमिक संस्था होती है वो डाइट होती है। और इसके अलावा बात करें डाइट की फुल फॉर्म की, तो डाइट की फुल फॉर्म होती है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। बात करते हैं चलिए अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न की। इसके अलावा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। पढ़ते हैं अति लघु का प्रश्न नंबर 16, प्रबंधन प्रक्रिया के अंग कौन कौन से हैं? तो प्रबंधन प्रक्रिया में नियोजन होता है, संगठन होता है, निर्देशन होता है, मूल्यांकन होता है, नियंत्रण होता है, सामंजस्य होता है, ये सभी होते हैं। अगला प्रश्न 17 है, विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत कौन कौन से भौतिक संसाधन आते हैं? तो मुख्याध्यापक का कक्ष आता है विद्यालय प्रबंधन में, स्कूल कार्यालय भी आता है, कक्षाएं आती हैं, स्टाफ रूम आता है, ड्राइंग रूम आता है, भूगोल कक्ष आता है, विज्ञान कक्ष, शौचालय, खेल का मैदान, पुस्तकालय, छात्रावास और भी बहुत से आते हैं। तो आप कोई भी जो है इस प्रकार लिख सकते हैं जो भी विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत भौतिक संसाधन आते हैं। अगला प्रश्न 18 है, मानवीय प्रबंधन के घटक बताइए। तो शिक्षक, बालक और समुदाय ये सभी जो है वो मानवीय प्रबंधन के घटक होते हैं। अगला है प्रश्न 19, लर्निंग कॉर्नर से आप क्या समझते हो? तो सीखने का कोना अर्थात जहां रहकर बालक शैक्षिक गतिविधियां सीखता हो उसी को हम लर्निंग कॉर्नर कहते हैं। अगला प्रश्न 20 देखते हैं, कक्षा 2 में पढ़ाई जाने वाली पाठ्य पुस्तकों की संख्या तथा नाम भी जो है वो बताइए। तो यहाँ पर गिनतारा, कलरव और रेनबो भी लिखा है। रेनबो जो है वो कक्षा 2 में आपकी नहीं चलती है, रेनबो जो है वो कक्षा 3, 4 और 5 इन तीनों में जो है वो चलती है। तो कक्षा 2 में केवल और केवल 2 पुस्तकें चलती हैं आपकी, एक गिनतारा और एक कलरव। और जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है, आपको ये बताना है कि जो प्राथमिक में हमारा परिवेश जो पुस्तक चलती है वो जो है वो किस किस जो कक्षा है उसमें जो है वो चलती है। तो आपको ये कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताना है कौन कौन सी क्लास में जो है वो हमारा परिवेश जो है वो चलती है। और इसी से रिलेटेड आपके प्रश्न भी जो है यानी कि पर्यावरण जो आपका पोर्शन है यूपी टेट में, तो उसमें भी कहीं ना कहीं यहाँ से प्रश्न थोड़े बहुत बन सकते हैं, ज़्यादा हाई लेवल के नहीं, तो इसलिए भी आपको ये सारी चीज़ें पता अवश्य होना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 21 है, पाठ्य पुस्तकों के विकास में किन किन बिंदुओं का जो है वो विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है? तो विषय सामग्री छात्रों के मानसिक स्तर के अनुकूल हो, चित्र एवं उदाहरण आवश्यकता अनुसार भी होने चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं वो आकर्षित करते हैं, एक जो छात्र है उसकी रुचि बनी रहती है जो भी पाठ्य सामग्री है उसमें। अगला प्रश्न 22 देखते हैं, सामान्य विद्यालय में कम से कम कौन सी समय सारणी बनाई जाती है? तो कक्षा अनुसार और अध्यापकानुसार कम से कम ये दोनों जो है वो समय सारणी होती हैं। अगला प्रश्न 23 है, बच्चों से प्रोजेक्ट कार्य कराने की उपयोगिता बताइए। अब प्रोजेक्ट कार्य किस लिए कराया जाता है? बच्चों में क्रिएटिविटी का गुण हो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है, सृजनात्मकता जो है उसका विकास करना, उसके साथ साथ आत्म प्रेरित कर कार्य के लिए प्रोत्साहित करना बालकों में, ये सभी चीज़ें हो जाएंगी। अगला प्रश्न 24 है, शैक्षिक भ्रमण का महत्व बताइए। अब देखिए भ्रमण क्या है, भ्रमण से आप जहाँ भी जाते हैं अनुभव एक प्राप्त होता है, उस जिस भी जगह पर जा रहे हैं तो वो एक प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा जो सीखते हैं वो ज़्यादा स्थायी होता है, तो ये सबसे मेन जो है इसका महत्व होता है। बात करते हैं इसमें जो लिखा है, तो भ्रमण के अभाव में शिक्षा बुनियादी अनुभव से दूर हो जाती है, इतिहास, भूगोल, विज्ञान आदि में भ्रमण अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे कि हम यही बात करें कि कहीं कोई ऐतिहासिक प्लेस है जैसे कि ताजमहल, आप वहाँ पर विजिट करके शैक्षिक भ्रमण के माध्यम से उसके बारे में जानें तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से आप उसमें समझ पाएंगे। अगला है 25, खेलकूद से बच्चों में किन पक्षों का विकास होता है? तो खेलकूद से शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक, सामाजिक, राष्ट्रीयता आदि
बहुत से पक्ष जो है वो शामिल हो जाते हैं, क्योंकि खेल के अंतर्गत भी कई टाइप के खेल आते हैं। केवल शारीरिक खेल ना आकर मानसिक भी होते हैं, चरित्र पर भी आधारित होते हैं, तो सभी आ जाएगा। अगला 26 प्रश्न है, शिक्षकों से संबंधित पंजिकाओं के नाम लिखिए। तो अध्यापकों की उपस्थिति रजिस्टर, वेतन रजिस्टर, मिड डे मील रजिस्टर, सेवा पुस्तिका, पत्र व्यवहार रजिस्टर, ये सभी हो जाएंगे। अगला प्रश्न 27 है, वित्तीय अभिलेख कौन कौन से होते हैं? तो कैश बुक, शुल्क एकत्रीकरण रजिस्टर, वेतन भुगतान, रख रखाव, मिड डे मील, ये सभी हो जाएंगे। अगला प्रश्न 28 है, बीआरसी तथा एनपीआरसी में अंतर क्या है? तो बीआरसी ब्लॉक स्तर पर होता है, एनपीआरसी न्याय पंचायत स्तर पर शैक्षिक गतिविधियां जो है वो करते हैं। अगला प्रश्न 29 है, सार्वभौमिकरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो सार्वभौमिकरण से तात्पर्य 6 से 14 वर्ष तक के सभी बालकों को शिक्षा उपलब्ध कराना है। और अगला और लास्ट हमारा अति लघु है, 30 प्रश्न की, उत्तर प्रदेश के राज्य परियोजना कार्यालय का मुख्यालय जो है वो कहाँ स्थित है? तो ये जो है वो लखनऊ में स्थित है। तो सभी हमारे अति लघु समाप्त होते हैं। बढ़ते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ। और मैंने जैसे कि इससे पहले वाले सॉल्यूशन में आपको केवल और केवल प्रश्न बता दिए थे, क्योंकि लघु उत्तरीय प्रश्न में अधिकतर सभी प्रश्न आपके मन से बनाकर लिखने वाले ही होते हैं। और किसी ने कमेंट करके कहा था कि प्रश्न जो है वो जरूर बता दिया करिए, इसलिए मैं आपको प्रश्न यहाँ पर सभी लघु उत्तरीय प्रश्न के बता देता हूँ। तो प्रश्न 31 था आपका कि विद्यालय में प्रबंधन प्रक्रिया जो है उसके महत्व पर प्रकाश डालिए। तो ये सभी चीज़ें आप अपने आप से बनाकर लिख सकते हैं। अगला 32 प्रश्न है, विद्यालय भवन को आकर्षक बनाने में समुदाय की जो भूमिका है उसको जो है वो स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न 33 है, बच्चों की शारीरिक अभिवृद्धि को ध्यान में रखकर कुर्सी एवं डेस्क की व्यवस्था की जाती है, क्यों? स्पष्ट कीजिए। इनमें से कोई भी चीज़ आपको ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ अवश्य लीजिएगा। अगला प्रश्न 34 है, विद्यालय में शौचालय की आवश्यकता और महत्व पर प्रकाश डालिए। अगला है 35, मानवीय प्रबंधन क्यों आवश्यक है? इसमें किन किन बातों को ध्यान रखना आवश्यक है? और मानवीय प्रबंधन के घटक जो है हमारा अति लघु में देखिए आया था, कौन कौन से घटक थे? शिक्षक, बालक और समुदाय। अगला प्रश्न 36 है, विद्यालय, अभिभावक और समुदाय के बीच एक अंतर संबंध हो, इसे स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न 37 देखते हैं, सीखने सिखाने की प्रक्रिया में वित्तीय प्रबंधन किस प्रकार सहायक है, यानी कि धन से संबंधित। अगला प्रश्न 38 है, समय सारणी एक ऐसा चार्ट है जो विद्यालय में किए जाने वाले कार्यकलापों को दर्शाता है, तो सहमति के आधार पर जो है इसकी व्याख्या दीजिए। अगला प्रश्न 39 है, विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों का आयोजन क्यों आवश्यक है, बिंदुवार विवरण दीजिए। और अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न 40 है, समेकित शिक्षा क्या है? इस संदर्भ में जिला जो समन्वयक हैं उनके प्रमुख जो दायित्व हैं वो भी जो है वो बताइए। बात कर लेते हैं समेकित शिक्षा होता क्या है। तो ऐसी शिक्षा व्यवस्था जिसके तहत जो निःशक्त बालक बालिकाएं होती हैं उनकी जो शिक्षा व्यवस्था होती है वो सामान्य बालकों की तरह जो है वो पूरी कराई जाती है, इसी को हम समेकित शिक्षा कहते हैं। और जिला समन्वयक की जो भूमिका पूछी गई है या उसका जो दायित्व पूछा गया उसकी बात करें तो जिला समन्वयक द्वारा जो ब्लॉक संसाधन यानी केंद्र होते हैं, यानी कि जो बीआरसी होते हैं, उनका निरीक्षण किया जाता है। इस टाइप से सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं, या कह सकते हैं वो जिला स्तरीय जो प्रबंधन होता है उनकी योजनाओं में अपनी सक्रिय भूमिका भी निभाता है। शिक्षा की दृष्टि से भी देखा जाए तो पिछड़े जो विद्यालय हैं उनका पर्यवेक्षण करके उनको निर्देशित भी करता है। तो ये सभी पॉइंट आप लिख सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा एक सेट जो है वो कंप्लीट होता है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, यदि कोई प्रश्न है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। इसके अलावा नए चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाला कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम देखेंगे शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन बीटीसी डीएलएड 4th सेमेस्टर का सन 2017 का पेपर का सॉल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं बहुविकल्पी प्रश्न से। पहला बहुविकल्पी की कक्षा कक्ष में एवं कक्षा कक्ष के बाहर किसी सार्थक क्रियाकलाप के संपन्न कराने के लिए क्या आवश्यक है? तो क्या आवश्यक है? ये जो है वो सबसे पहले योजना बनाना आवश्यक है। केवल कक्षा कक्ष एवं कक्षा कक्ष के बाहर की बात ही नहीं की जाए, वैसे भी कोई भी कार्य आप करने जा रहे हैं तो सबसे पहले जो प्रायोरिटी होती है वो होती है योजना बनाना, क्योंकि एक उचित जो आप कार्य करते हैं वो कार्यान्वित तभी सही हो पाता है जब आपने एक उचित योजना जो है उससे संबंध में बनाई हो। अगला प्रश्न 2 है, विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत किस संगठन का समन्वय जो है वो नहीं होता है? तो वित्तीय संसाधन जो है ये आपका नहीं होता है, बाकी सभी जो है वो
होते हैं। अगला प्रश्न 3 है, विद्यालय में शिक्षण के अलावा बच्चों में विकास हेतु विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। किस विषय में? गणित विषय का, अंतर्निहित गुणों का, अंतर्निहित शक्तियों का, या अंतर्निहित गुणों एवं शक्तियों दोनों का। तो यही आपका ऑप्शन द जो है वो सही हो जाएगा। अंतर्निहित गुणों एवं शक्तियों दोनों का ही जो है वो विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। अगला प्रश्न 4 है, कक्ष में बच्चों के लिए फर्नीचर की व्यवस्था की जानी चाहिए। तो क्यों या किस बेस पर कह सकते हैं की जानी चाहिए? तो उनकी जो शारीरिक अभिवृद्धि है उसके अनुसार की जानी चाहिए। ऐसा ना हो कि बच्चे छोटे हैं और जो उनके सामने बेंच रखी है जिस पर वो बैठकर या कुछ भी कॉपी किताब रख कर लिखते हैं वो काफ़ी ऊंची हो तो उन्हें जो है वो लिखने में जो है वो कठिनाई हो। तो उनकी जो शारीरिक अभिवृद्धि है उसके अनुसार ही जो है वो होनी चाहिए। अगला प्रश्न 5 है, अधिगम प्रबंधन का महत्वपूर्ण पक्ष है। तो क्या महत्वपूर्ण पक्ष है? ये जो है वो प्रशासन है। आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 6 है, मान्यता के अनुसार बच्चों के अधिक नज़दीक होते हैं उनके कौन? पिता, माँ, शिक्षक या भाई बहन? तो सबसे अधिक नज़दीक जो है वो माँ होती हैं। आप सभी जो है ये जानते भी हैं। अगला प्रश्न 7 देखते हैं, ग्राम शिक्षा समिति का सदस्य सचिव कौन होता है? तो ग्राम शिक्षा समिति का सदस्य सचिव होता है बेसिक स्कूल का प्रधानाध्यापक। ये आपसे काफ़ी बार वाइवा में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके प्रैक्टिकल जब होते हैं तो उसमें भी आपके ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न 8 है, उचित वित्तीय प्रबंधन निर्धारित करता है। तो कौन करता है? ये जो है प्रबंधन की जो सफलता होती है उसको जो है वो निर्धारित करता है। ऑप्शन आ आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 9। प्रश्न 9 है, लर्निंग कॉर्नर द्वारा बच्चों में गुण विकसित होता है। स्वयं द्वारा अवलोकन करने का, निरीक्षण करने का, निष्कर्ष निकालने का, या सभी? तो ये जो है तीनों ही आपके आ जाएंगे, यानी कि उपरोक्त सभी जो है वो हो जाएगा। और लर्निंग कॉर्नर क्या होता है ये भी आगे आपका अति लघु में प्रश्न आएगा, वहाँ पर मैं आपको जो है वो बता दूंगा। अगला प्रश्न 10 देखते हैं, परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों की कक्षा 2 में निर्धारित कुल पाठ्य पुस्तकों की जो है वो संख्या जो है वो कितनी है? तो कक्षा 2 में जो है वो 2 जो है वो पुस्तकें हैं। अगला प्रश्न 11 है, सामान्य रूप से विद्यालय में कुल कितनी प्रकार की समय सारणी बनाई जाती है? तो एक प्रकार की जो है वो समय सारणी बनाई जाती है। अगला प्रश्न 12 है, समय सारणी उत्तम साधन है। किसका है उत्तम साधन? तो ये जो है वो नियमित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का है, जिससे कि शिक्षण अधिगम जो प्रक्रिया है वो प्रभावी रूप से जो है वो लागू हो सके। अगला है, छोटे बच्चों के लिए एक पीरियड की उपयुक्त अवधि जो है वो कितनी होती है? और यहाँ पर छोटे बच्चों के लिए जो है वो पूछा है, तो ये जो है वो कितनी होती है? ये जो है वो 30 से 35 मिनट होती है। और सामान्यतः यही अवधि आप जब लेसन प्लान बनाते हैं वहाँ पर भी जो है आप दर्शाते हैं। अगला प्रश्न 14 देखते हैं, सभी अभिलेख होने चाहिए। तो किस प्रकार के होने चाहिए? ये जो है वो सही भी होने चाहिए, वैध भी होने चाहिए और विश्वसनीय भी जो है वो होने चाहिए। और अगला और लास्ट बहुविकल्पीय 15 है कि जिला समन्वयकों के पद जो है वो सृजित किए गए हैं। तो किसके अधीनस्थ किए गए हैं ये आपको बताना है। तो सही होगा आपका ऑप्शन नंबर ब, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के अधीनस्थ। तो इसी के साथ हमारे 15 बहुविकल्पी आते हैं वो सभी जो है वो समाप्त होते हैं। बढ़ते हैं हम अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ। इसके अलावा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, ताकि हम आपको ऐसे और 4 सेमेस्टर के ज़्यादा से ज़्यादा जो वीडियो हैं वो प्रोवाइड कर सकें। अति लघु का पहला प्रश्न नंबर 16 है कि प्रबंधन से आपका क्या आशय है? तो किसी कार्य को संबंधित व्यक्तियों के द्वारा पारस्परिक सहयोग से कुशलतापूर्वक संपन्न करने की प्रक्रिया ही प्रबंधन है। सिंपल सी डेफिनेशन है, तो आप इसे इजी तरीके से लिख सकते हैं। प्रश्न 17 है, कक्षा शिक्षण हेतु अति आवश्यक सामग्रियों का उल्लेख कीजिए। तो बालक के अधिगम के लिए फर्नीचर उपकरणों की भूमिका के अतिरिक्त भी अन्य भी सामग्री होती हैं, जैसे कि श्यामपट्ट हो गया, चार्ट हो गया, मॉडल हो गया, मानचित्र हो गया, रेखा चित्र तथा आकृतियाँ हो गया, ग्राफ हो गया, विज्ञान शिक्षण हो गया या विज्ञान शिक्षण सामग्री, ये सभी हो जाएगा। तो इन सभी सामग्रियों को जो
एक शिक्षक यूज़ करता है तो जो उसका जो शिक्षण होता है कार्य वो अधिक प्रभावी रूप से जो है वो लागू होता है। और कहीं ना कहीं आप देखिए कि इन सभी चीज़ों का उपयोग करने से जो बच्चे होते हैं उनका इंटरेस्ट भी जो है वो बना रहता है, जैसे कि विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ, विभिन्न प्रकार के ग्राफ, तो ये सारी चीज़ें बहुत हेल्पफुल होती हैं। अगला है प्रश्न 18, मानवीय प्रबंधन के प्रमुख घटक बताइए। तो विद्यालय में मानवीय प्रबंधन के घटक कौन कौन से होते हैं? प्रधानाध्यापक, अध्यापक, छात्र, समुदाय, समुदाय में ग्राम शिक्षा समिति, शिक्षक अभिभावक संघ और छात्र शिक्षक संघ, ये तीनों ही जो है वो आ जाएंगे। अगला है प्रभावी शिक्षण के गुण बताइए। तो यहाँ पर जितने भी आप प्रश्न अभी तक देख रहे हैं कहीं ना कहीं आप अपने मन से जो है इन्हें बनाकर लिख सकते हैं, बस थोड़ा सा इसको समझने वाली जो है वो बात है। इसीलिए मैं जितने भी आपको सेट सॉल्व करा रहा हूँ उसमें मैं अति लघु और बहुविकल्पी सेक्शन ही जो है वो करा रहा हूँ, क्योंकि लघु में सभी प्रश्न आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे जो कि आप अपने आप से जो है वो लिख सकते हैं। फिर भी यदि आपको कोई प्रश्न में डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछ लीजिएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 की, प्रभावी शिक्षण के गुण बताइए। तो एक सफल अध्यापक छात्र प्रेमी होता है, वे विद्यार्थियों के विकास में रुचि लेकर उनकी कठिनाइयों को दूर करने में तत्पर रहता है, जैसे कि आप देखते भी हैं। अध्यापक का जो व्यक्तित्व होता है वो प्रभावशाली होना चाहिए, अर्थात वह अपने संपर्क में आने वाले छात्रों एवं अन्य व्यक्तियों का आदर एवं स्नेह प्राप्त करने में सक्षम हो। ऐसा ना हो कि बच्चे आपसे जो है वो कटें। अगला है अध्यापक शारीरिक एवं मानसिक रूप से भी स्वस्थ एवं चरित्रवान होना चाहिए, क्योंकि अध्यापक का बहुत प्रभाव जो है वो जो बालक होते हैं, जो छात्र होते हैं उन पर भी पड़ता है। अगला है अध्यापक को अपनी योग्यता तथा क्षमता अनुसार पाठ्योत्तर क्रियाओं एवं खेल कूद में सहयोग प्रदान करना चाहिए। छात्रों को भली भांति प्रशिक्षित करके विद्यालय के अच्छे शैक्षिक परिणाम प्राप्त करने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। इसके अलावा विद्यालय कार्यक्रमों में अभिभावकों को भी आमंत्रित करना चाहिए तथा उनके जो समक्ष विद्यालय की प्रगति हैं और योजनाएं हैं उनको संतुलित रूप से रखना चाहिए। शैक्षिक और अन्य गतिविधियों का मूल्यांकन बिल्कुल निष्पक्ष एवं न्यायोचित रूप से करना चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी बच्चे को आप ज़्यादा नंबर दिए दे रहे हैं या किसी को कम दिए दे रहे हैं, तो इस प्रकार की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सभी को जो है जो मूल्यांकन है वो एक बराबर से जो है वो होना चाहिए। और लास्ट पॉइंट है छात्र छात्राओं में परस्पर सहयोग एवं प्रतिद्वंद्विता का विकास किया जाना चाहिए। देखिए जो प्रतिद्वंद्विता का विकास करना होता है वो बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, क्योंकि बच्चा अगर अपने में अकेले में ही जो है वो तैयारी कर रहा है तो उसे लगेगा कि वो बहुत अच्छा है, परंतु जब वो 20 लोगों के बीच खड़ा होता है तब उसे पता चलता है कि उसका स्थान कितना नीचे है, कितना ऊपर है। तो एक प्रतिद्वंदात्मक जो विकास के लिए आप यूज़ करते हैं बहुत हेल्पफुल होती है, बच्चा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर सके उसमें। अगला प्रश्न 20 है अध्यापक अनुदान धनराशि का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो इस अनुदान का उपयोग विद्यालय कल्याण समिति अथवा विद्यालय प्रबंध समिति के द्वारा किया जाता है। इसका उपयोग निम्नलिखित कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कि विद्यालय के उपकरणों की मरम्मत हेतु, बच्चों के बैठने हेतु फर्नीचर, दरी चटाई आदि खरीदने में, आवश्यक स्टेशनरी क्रय करने में, पुस्तकालय हेतु किताबें, समाचार पत्र, ब्लैक बोर्ड, चौक, डस्टर, जिला प्रदेश देश के नक्शे, ग्लोब, दीवार घड़ी आदि सभी खरीदने हेतु, विद्यालय की सफाई हेतु आवश्यक सामग्री जैसे कि झाड़ू, कूड़ादान, कीटनाशक आदि ये सभी खरीदने हेतु। उसके अलावा विद्यालय सौंदर्यीकरण हेतु गमले एवं फूलों के पौधों की व्यवस्था करने हेतु और प्रधानाध्यापक कक्ष को सुसज्जित या सुसज्जित, यहाँ पर होगा थोड़ा सा गलत लिखा है, सुसज्जित करने हेतु। अगला प्रश्न 21 है शिक्षण अधिगम सामग्री की क्या भूमिका है। तो आप सभी जानते हैं शिक्षण अधिगम सामग्री से जो शिक्षा है उसको गुणवत्तापूर्ण बनाया जा सकता है। इसके अलावा आप ये कह सकते हैं कि छात्र उसमें इंटरेस्ट लेंगे तो रुचिपूर्ण शिक्षण अधिगम के माध्यम से जो है जो शिक्षा है उसको बनाया जा सकता है। और भी आप लिख सकते हैं जैसे कि जो अधिगम होता है वो कहीं ना कहीं स्थायी हो जाता है शिक्षण अधिगम सामग्री से। तो ये सभी पॉइंट आप अपने आधार पर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न 22 है लर्निंग कॉर्नर क्या है। यही आपका बहुविकल्पी में आया था, मैंने आपसे कहा था अति लघु में आएगा तब मैं वहाँ पर आपको बताऊंगा। तो लर्निंग कॉर्नर अंग्रेजी भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। लर्निंग का अर्थ है सीखना तथा कॉर्नर का अर्थ है कोना, अर्थात इसका शाब्दिक अर्थ हुआ सीखने का कोना। लर्निंग कॉर्नर से तात्पर्य है कि वह विशेष स्थान जो शिक्षार्थी के सीखने में सहायता प्रदान करता है।
तो सिंपल सी डेफिनेशन है, आप इसे समझ सकते हैं। और लर्निंग कॉर्नर में समस्त सामग्री स्वव्यवस्थित एवं क्रमानुसार रखी जाती है, जिससे अधिगम में सहायता प्रदान होती है। तो सिंपल सा आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें ऐसी कोई समझाने वाली बात भी नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है अगला 23, पाठ्य पुस्तकों की क्या विशेषताएं होनी चाहिए? तो चित्र रंगीन और आकर्षक होने चाहिए ताकि इंटरेस्ट बना रहे। पाठ्य वस्तु सुस्पष्ट बोलचाल की भाषा में हो, ऐसा ना हो कि छात्र को समझ में ही ना आए। बच्चों को अपने आप सीखने के अवसर प्रदान करने चाहिए। बच्चों को अपने सीखे ज्ञान का स्वमूल्यांकन के अवसर भी प्रदान करने चाहिए या स्वमूल्यांकन के अवसर हों, इस प्रकार की पाठ्यपुस्तक होनी चाहिए। पाठ्यपुस्तकों से बच्चों को जिज्ञासु बनाया जा सके, जो कि मैंने पहले पॉइंट में आपको बताया। और पाठ्यपुस्तक जो है वो बच्चों के स्तर अनुकूल एवं रोचक होनी चाहिए। ऐसा ना हो बच्चा उसमें पढ़ने की कोशिश कर रहा हो, उसे कुछ समझ ही में नहीं आ रहा हो, तो उसके स्तर के अनुसार होना चाहिए। और जब स्तर के अनुसार होगा तो जाहिर सी बात है उसे रोचक भी लगेगी। अगला प्रश्न 24 है, समय सारणी क्यों बनाई जाती है? तो आप सभी जानते हैं कि कौन कौन से विषय पढ़ाने हैं, इसका ज्ञान हो जाता है, या कह सकते हैं कितने अध्यापक हैं, उनका क्या नाम है, ये भी एक समय सारणी में बना लेते हैं। तो उसमें लिखते हैं सारी चीज़ें, और किसको क्या कार्य देना है कि आपको ये पीरियड में जाके ये सब्जेक्ट पढ़ाना है, तो ये सारी चीज़ें भी उसमें हेल्प करती हैं। इसके साथ साथ आप ये भी कह सकते हैं कि जो शिक्षक पढ़ाने जा रहा है छात्रों को, तो छात्रों को भी जब पहले से पता होता है कि आज जो ये वाला चैप्टर है सर पढ़ाएंगे, तो बच्चे थोड़ा सा उसको पढ़ कर आते हैं पहले से, तो वो भी कहीं ना कहीं जब आप कोई चीज़ पढ़ कर आते हैं ज़्यादा समझ में आती है। तो ये सभी जो है वो समय सारणी बनाने में जो है, या समय सारणी क्यों बनाई जाती है उसके हेल्प में जो है वो आपको दिख जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 25, पर्यवेक्षण जो है उसका अर्थ बताइए। तो पर्यवेक्षण क्या होता है? पर्यवेक्षण शब्द अंग्रेजी के सुपरविजन जो है उसका हिंदी रूपांतरण है। इसका अर्थ होता है वह उच्च दृष्टि, सुपर प्लस विजन, जो विद्यालय विकास को गति जो है वो प्रदान कर सके। उसके कार्यक्रम विद्यालय की अपेक्षाओं के अनुरूप होने चाहिए, जिससे विद्यालय संगठन के सभी घटकों का समुचित विकास जो है वो हो सके। पर्यवेक्षक का काम जो है वो उन स्कूलों का मार्गदर्शन करना है और समस्याओं के समाधान में सहायता प्रदान करना है जिनके पर्यवेक्षण की उन पर जिम्मेदारी है। तो सिंपल सी जो है वो डेफिनेशन है पर्यवेक्षण की। तो ये हो जाएगा पर्यवेक्षण। बात करते हैं अगले प्रश्न 26 की, समेकित शिक्षा किसे कहते हैं? तो ऐसी शिक्षा व्यवस्था जिसके तहत निःशक्त बालक बालिकाएं की शिक्षा सामान्य बालकों की तरह पूर्ण की जाए, उसे ही हम समेकित शिक्षा कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है। अगला है प्रश्न 27, डाइट मेंटर कौन होते हैं? तो कक्ष में स्वयं पढ़ाकर सीधे सहायक और मार्गदर्शक बनकर शिक्षण संबंधी जो कठिनाइयाँ होती हैं उनका निस्तारण करते हैं, या कह सकते हैं उन्हें दूर करते हैं। अब पहला पॉइंट है, विद्यालय भ्रमण द्वारा अनुभूत कठिनाइयों का संकलन एवं उसका विश्लेषण करते हैं। उसके बाद उसके समाधान हेतु उपाय भी जो है वो करते हैं। दूसरा पॉइंट है, स्थानीय परिवेश में उपलब्ध सामग्री एवं अपनी किट की सामग्री का उपयोग करते हुए आदर्श पाठ भी प्रस्तुत करते हैं। तीसरा है, खेल गतिविधियों एवं शिक्षण सामग्री के प्रयोग को भी सुनिश्चित करते हैं। ये सभी इनके कार्य जो है वो लिखे हुए हैं। चौथा पॉइंट है, विद्यालय के प्रांगण आकर्षक कक्ष शौचालय प्रयोग की प्रवृत्ति विकसित करने, बच्चों की शारीरिक स्वच्छता आदि के संबंध में भी शिक्षकों से बातचीत और कार्य योजना बनाकर उनका क्रियान्वित करने में भी जो है ये सहायता देते हैं। पांचवा पॉइंट है, समुदाय को विद्यालय के प्रति आकर्षित भी करते हैं। इसके अतिरिक्त बालिका शिक्षा के लिए समुदाय में चेतना जगाना, समाज के वंचित वर्ग के बच्चों तथा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के नामांकन और ड्रॉप आउट बच्चों के पुनः नामांकन में सक्रिय योगदान भी जो है वो करते हैं डाइट मेंटर। तो ये सभी जो है इसके कार्य हो जाएंगे। अगला प्रश्न 28 है, एनपीआरसी के 3 प्रमुख कार्य बताइए। तो एनपीआरसी का पूरा नाम क्या होता है? न्याय पंचायत संदर्भ केंद्र, या कह सकते हैं एनपीआरसी की फुल फॉर्म न्याय पंचायत रिसोर्स सेंटर, इंग्लिश में यदि आपसे पूछी जाए। बात करें इसके कार्यों की, तो पहला कार्य है, न्याय पंचायत के सभी स्कूलों में कम से कम 2 बार प्रभावी अध्यापक द्वारा पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण का जो है वो कार्य किया जाए। दूसरा है, ये केंद्र पंचायत स्तर पर शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर कार्यानुभव गतिविधियों का केंद्र होगा। और तीसरा कार्य है कि ये ब्लॉक संसाधन केंद्र, जिसको हम कहते हैं बीआरसी, उसको अधिक प्रभावी करने हेतु इसके द्वारा प्रदत्त प्रशिक्षण एवं विद्यालयों प्रभावकारिता का निरीक्षण करके सुझाव व सहयोग भी प्रदान करेगा। तो ये सभी जो है वो कार्य हो जाएंगे एनपीआरसी के।
अगला प्रश्न देखते हैं 29 खेलकूद के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो प्रत्येक छात्र को खेलकूद का अवसर दें, खेलकूद पर जो है कुछ ही छात्रों को एकाधिकार ना होने दें, प्रत्येक खेल के नियमों का पालन करें, खेल के अवसर पर जो अध्यापक हैं उनकी उपस्थिति अवश्य हो और मार्गदर्शन भी जो है वो करें, कक्षा बार छात्रों की प्रतियोगिता का आयोजन भी करें, खेल कूद के आयोजन में मौसम का ध्यान रखें, स्थानीय खेलों को भी समावेश करें, तो सभी जो है वो सिद्धांत हो जाएंगे। और अगला इस वीडियो का लास्ट प्रश्न 30 है, लोच का सिद्धांत क्या है। तो प्रबंधन साधन है ना कि साध्य। इस साध्य के ऊपर अधिकार जो है वो नहीं करना चाहिए। साध्य तो बालक के व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास है। पाठ्यक्रम, अध्ययन, विधि, परीक्षा, समय सारणी, वास्तव में विद्यालय प्रबंध का प्रत्येक पक्ष जो है वो इस साध्य के लिए लगा है। अतः यह उचित है कि प्रबंध को लचीला जो है वो रखा जाए। यही जो है वो लोच का सिद्धांत है, जिसे हम कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। आपने काफ़ी बार जो विशेषताएं देखी होंगी उसमें लिखा भी रहता है। तो इसी के साथ हमारा ये सेट कंप्लीट होता है अतिलघु सेक्शन और बहुविकल्पी सेक्शन का। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करें, और इसके अलावा इससे पहले वाले सेट आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके अवश्य देख लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो देखते हैं शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के सबसे पहले बहुविकल्पी। तो टोटल 15 बहुविकल्पी आती है। पहला बहुविकल्पी है आपका कि शिक्षा प्रबंधन का प्रमुख कार्य है। तो क्या है? पर्यवेक्षण करना, प्रशासन करना, व्यवस्था करना या नियोजन करना। तो शिक्षा प्रबंधन का कार्य जो है वो नियोजन करना होता है, सही तरीके से जो शिक्षा है उसको नियोजित कर सके। उसके अंतर्गत ये आपके अन्य पॉइंट भी आ जाएंगे। आपको लग रहा होगा कि ये भी पॉइंट हो सकते हैं, तो ये सभी जो है इसी नियोजन के अंतर्गत ही आ जाएंगे। अगला है प्रश्न 2, औपचारिक रूप से संगठित समूहों में व्यक्तियों से मिलकर कार्य करने की कला ही प्रबंधन है। ये कथन किसका है? तो ये कथन था हैरोल्ड कीनज का। हैरोल्ड कीनज ने जो ये कथन दिया था। अगला प्रश्न 3 है, विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है प्रधानाध्यापक की, शिक्षक की, बच्चों की या सभी की। तो देखिए यहाँ पर लिखा है विद्यालय प्रबंधन, तो इसको ध्यान में रखिएगा। यदि आप उपर्युक्त सभी टिक लगा देंगे तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर विद्यालय प्रबंधन को लेकर पूछा जा रहा है और बच्चे जो है विद्यालय का प्रबंधन जो है वो नहीं करते हैं। तो प्रधानाध्यापक जो है इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यही आपका ऑप्शन आ जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 4 है कि प्राथमिक शाला के लिए ग्रामीण क्षेत्र में भवन हेतु स्थान का चयन करते समय ध्यान रखना चाहिए। क्या ध्यान रखना चाहिए? कि शाला जो है वो गांव के बीचों बीच हो, सड़क के किनारे हो, तालाब के पास हो या गांव के समीप खुले मैदान में हो। तो साफ आपको उत्तर यहाँ पर दिख रहा है कि गांव के समीप खुले मैदान में, ताकि जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, वो इजी तरीके से वहाँ तक पहुँच सकें। अगला देखते हैं। अगला है 5वां प्रश्न, मानवीय प्रबंधन के घटक हैं विद्यालय भवन, पुस्तकालय, फर्नीचर, शिक्षक, बच्चे और समुदाय। तो मानवीय प्रबंधन के घटक में जो है वो शिक्षक, बच्चे और समुदाय, ये जो है आपका आता है। ऑप्शन द जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 6 प्रश्न है आपका कि समय सारणी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण जो है वो क्या है? कठोरता, समयावधि, लचीलापन या विषयों का चयन। तो समय सारणी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है लचीलापन, जिसको हम कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। अगला प्रश्न 7 है, विद्यालय समुदाय के परस्पर सहयोग का प्रमुख उद्देश्य जो है वो क्या है? अध्यापकों को अनुशासित करना, छात्रों और अध्यापकों में मधुर संबंध स्थापित करना, छात्रों में अध्ययन के प्रति रुचि जागृत करना या समुदाय से सहयोग प्राप्त करना। तो यहाँ पर क्या कह रहा है? विद्यालय समुदाय के परस्पर सहयोग का क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य यह होता है कि जो समुदाय है इससे जो आपको सहयोग मिलता है वही इसका उद्देश्य में आ जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर द में देखिए दे रखा है, समुदाय से सहयोग प्राप्त करना। अगला प्रश्न 8 है, बुक बैंक से संबंधित पंजिका नहीं है। 4 ऑप्शन है, भंडार पंजिका, संचयी अभिलेख, दान पंजिका या कार्रवाई पंजिका। इससे पहले जो हमने पहला पेपर सॉल्व कराया था वहाँ पर इसको हमने डिटेल में बताया था। यदि आपने नहीं देखा तो देखिएगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ब, यानी कि संचयी अभिलेख जो है आपका बुक बैंक से संबंधित पंजिका में नहीं आता है।
अगला प्रश्न 9 देखते हैं। व्यायाम की आवश्यकता होती है बालक के मानसिक विकास हेतु, बालक के शारीरिक विकास हेतु, बालक के सर्वांगीण विकास हेतु या व्यवहारिक अनुशासन हेतु। तो व्यायाम की आवश्यकता होती है बालक के सर्वांगीण विकास हेतु, क्योंकि केवल और केवल शारीरिक विकास ही नहीं होता, अपितु शारीरिक मानसिक अनुशासन सभी जो है कहीं ना कहीं व्यायाम से विकसित होते हैं। तो आपका ऑप्शन सा जो है वो सही होगा। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न 10 है। यदि एक बालक कक्षा में स्वच्छता के साथ नहीं आता है तो उसे डांट लगानी चाहिए, शाला से निकाल देना चाहिए, उसे स्वच्छता के लाभ बताने चाहिए या अभिभावक को सूचित करना चाहिए। तो आप इनमें से क्या करेंगे? इनमें से आप करेंगे उसे ऑप्शन नंबर सा, उसे स्वच्छता के लाभ बताने चाहिए। अगला प्रश्न 11 है। अधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षण विद्यालय के कार्य के घंटों तथा विद्यालय को प्रभावित करने वाली अन्य गतिविधियों का उल्लेख किया गया है। तो क्या किया जाता है किसमें? आपको ये बताना है। आदेश पुस्तिका में, लॉग बुक में, सेवा पुस्तिका में या विद्यालय कैलेंडर में। तो ये सारी जो गतिविधियाँ होती हैं वो की जाती हैं किसमें? वो की जाती हैं लॉग बुक में। ऑप्शन बा जो है आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न 12। जिला बेसिक शिक्षा समिति का गठन जो है वो किया गया था 1975 में, 1971 में, 1980 में या 1982 में। तो बात करें उत्तर की, सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर आ, यानी कि 1975 में जो है वो जिला बेसिक शिक्षा समिति का गठन किया गया था। अगला है। भारत में विद्यालय निरीक्षण पद्धति का प्रारंभ कब हुआ था? गुप्त शासनकाल में, मुगल शासनकाल में, अंग्रेजों के शासनकाल में या इनमें से कोई नहीं। तो बात करें उत्तर की, सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सा, यानी अंग्रेजों के शासनकाल में ही विद्यालय निरीक्षण पद्धति का प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न 14 है। विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला कौन सी है? विज्ञान प्रयोगशाला, शिक्षण कक्ष, पुस्तकालय या म्यूजियम। तो कौन सी है? विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला होती है पुस्तकालय। ऑप्शन नंबर सा आपका सही हो जाएगा। अगला और लास्ट है बहुविकल्पी 15 संचय अभिलेख पत्र में लेखा रखा जाता है। किसका रखा जाता है? छात्र की प्रगति का, शिक्षक की प्रगति का, विद्यालय वित्त का या इनमें से कोई नहीं। तो संचय अभिलेख पत्र में जो है छात्र की प्रगति का जो है वो लेखा रखा जाता है। ऑप्शन आ आपका सही हो जाएगा। तो टोटल 15 बहुविकल्पी आते हैं वो हमारे समाप्त होते हैं। अब हम बढ़ते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ। इसके अलावा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। प्रश्न अति लघु का प्रश्न नंबर 16। शाला कैलेंडर से क्या अभिप्राय है? तो बात करें इसके बारे में तो ये विद्यालय सत्र के प्रारंभ होने से पूर्व ही तैयार कर लिया जाता है। इसमें विद्यालय अवकाश, मासिक, सत्रीय, अर्धवार्षिक व वार्षिक परीक्षाओं की तिथि, प्रवेश तिथि, विद्यालय चुनाव, वार्षिक समारोह, अभिभावक सम्मेलन आदि की संभावित तिथियां तय कर ली जाती हैं। तो यहाँ पर जो मेन पॉइंट याद रखने वाला वो ये है कि विद्यालय सत्र के प्रारंभ होने से पूर्व ही इसे जो है वो तैयार कर लिया जाता है, ताकि आगे आने वाला जो बायोडाटा है आप इसको जो है वो रख सकें कंठस्थ करके और आगे वाले जो टाइम है उसका यूज़ कर सकें। अगला प्रश्न 17 कह रहा है समय सारणी की किन्हीं 2 सिद्धांतों के नाम लिखिए। तो सबसे पहले बात करते हैं समय सारणी होता क्या है। तो समय तालिका का निर्माण एक जटिल प्रक्रिया है, परंतु यदि कुछ सामान्य सिद्धांतों पर समय तालिका को आधारित किया जाए तो निसंदेह प्रशासक एक अच्छी समय तालिका का निर्माण कर सकता है। समय तालिका बनाने के सिद्धांत 2 पूछे गए थे, तो यहाँ पर देखिए 4-5 लिख रखे हुए हैं, आप बात कर लेते हैं। तो पहला है आपको किस स्तर के लिए समय तालिका बनानी है, इस पर भी ध्यान रखना। सबसे पहले यही होता है कि आप कोई भी कार्य कर रहे हैं तो किस उद्देश्य से कर रहे हैं, क्योंकि हर स्तर के बालकों की मनोशारीरिक विशेषताएं अलग अलग होती हैं। अतः समय तालिका बालकों की रुचियों, आवश्यकताओं और विशेषताओं के अनुरूप होनी चाहिए। सिंपल सी भाषा में कहें तो बालक के अनुसार होनी चाहिए समय सारणी। ये आपका पहला सिद्धांत हो जाएगा। दूसरे सिद्धांत की बात करें तो समय तालिका का निर्माण करते समय विषय के कठिनाई स्तर को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। अर्थात कुछ विषय ऐसे होते हैं जिन पर सप्ताह में अधिक कालांशों की व्यवस्था की जा सकती है। कालांशों मतलब जो पीरियड लगाए जाते हैं। तो जैसे कि कठिनाई का स्तर जिस सब्जेक्ट का जिस आधार पे होगा या बच्चे के आधार पर आप देख रहे हैं कि उसे इसमें कठिनाई हो रही है, तो उस आधार पर उनके जो पीरियड हैं कालांश उनकी संख्या बढ़ाई भी जा सकती है। तो कठिनाई स्तर पर भी ध्यान रखना चाहिए। आपका दूसरा उद्देश्य, दूसरा जो है वो सिद्धांत हो जाएगा। तो कोई 2 सिद्धांत लिखने थे, 2 मैंने आपको बता दिए। बाकी यदि आपको पढ़ना है तो वीडियो को पॉज करके जो है वो पढ़ सकते हैं।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न 18 की तरफ। प्रश्न है आपका 18 की अच्छे वाचनालय की 2 विशेषताएं लिखिए। देखिए, हम इस वीडियो में अति लघु और बहुविकल्पीय प्रश्न की ही बात करेंगे, क्योंकि जो लघु उत्तरीय प्रश्न है वो भी ऐसे ही लेंदी हैं, बोरिंग है, तो उसमें आपको अच्छा नहीं लगेगा पढ़ने में, सुनने में। इसलिए केवल और केवल हम अति लघु और जो बहुविकल्पीय उन्हीं का सॉल्यूशन जो है इसमें देखेंगे। फिर भी यदि आपको कोई प्रश्न समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के अवश्य पूछ लीजिएगा। प्रश्न देखते हैं 18, अच्छे वाचनालय की 2 विशेषताएं लिखिए। तो बात करें कौन कौन सी विशेषताएं, तो पहली विशेषता है कि वाचनालय का स्थान शांत हो, सुसज्जित हो और आरामदेह होना चाहिए। दूसरा है वाचनालय में प्रकाश एवं वायु संचरण की उचित व्यवस्था भी होनी चाहिए। अब देखिए, आपके मन में ये भी आ सकता है कि वाचनालय आखिर होता क्या है। तो वाचनालय में देखिए वाचन वर्ड आ रहा है, और ये वाचन वर्ड क्या होता है, वाचन वर्ड ये दर्शाता है जब हम अपने जो बोलते हैं, जो भाव प्रकट करते हैं एक दूसरे से, या हम इसको एक सिंपल सी भाषा में कह सकते हैं, जो पुस्तकालय आपने देखा होगा लाइब्रेरी होती है, तो सार्वजनिक रूप से जो पुस्तकालय होते हैं उनको हम जो है ये वाचनालय कहते हैं। तो जैसे सभी के लिए उपलब्ध होते हैं उनको हम वाचनालय कहते हैं। तो अब इसके विशेषताओं को देखिए तो आपको और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि शांत हो, सुसज्जित हो, आरामदेह हो, ताकि जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं उसको आप समझ सकें। उसके साथ साथ उसमें प्रकाश एवं वायु संचरण की उचित व्यवस्था हो। प्रकाश होगा तो आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको देख सकें। तो इस टाइप से आप इसे समझ सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 19 की तरफ कि पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के 4 उद्देश्य लिखिए। पहला उद्देश्य बात करें तो शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास, राष्ट्रीयता की भावना का विकास, बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास, जनतांत्रिक भावना का विकास, बच्चों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। तो कोई 4 उद्देश्य लिखने थे, आप इनमें से कोई भी 4 जो है वो लिख सकते हैं। पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के उद्देश्य। पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जो पाठ्य सहगामी जो आप जो भी चीज़ पढ़ा रहे हैं बच्चे का उसमें इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो वो भी बहुत मैटर करता है। उसके लिए क्या होता है, बहुत से क्रियाकलाप जो है उसी शिक्षण कार्य के साथ साथ चलते हैं, जिससे क्या हो, बच्चे को इंटरेस्ट आए। और उसका उद्देश्य क्या होता है, उसका उद्देश्य होता है कि बच्चे का बौद्धिक विकास हो, संवेगात्मक विकास हो, शारीरिक विकास हो। आई होप आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न 20 है, प्रबंधन के प्रमुख घटकों का नामोल्लेख कीजिए। तो बात करते हैं कौन कौन से घटक हैं। तो 4 घटकों में जो है इसे विभाजित किया गया है। कौन कौन से, पहला है शिक्षा के विकास का लक्ष्य, जिसे हम कहते हैं गोल डेवलपमेंट। दूसरा है नियोजन के कार्यक्रम, जिसे हम कहते हैं प्रोग्राम प्लानिंग। तीसरा है कार्यक्रमों की व्यवस्था करना, जिसे हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। और चौथा है प्रबंधन के कार्यों का आकलन करना, जिसे हम कहते हैं असेसमेंट। तो सबसे पहले विकास का लक्ष्य, सबसे पहले आप क्या रखते हैं, लक्ष्य रखते हैं। कोई भी कार्य करना हो सबसे पहले आप क्या करते हैं, लक्ष्य बनाते हैं कि मुझे जो है उस टेट पेपर जो आने वाला है उसको निकालना है, तो मैंने एक लक्ष्य बनाया। फिर उसके बाद क्या करते हैं, नियोजन के कार्यक्रम, यानी कि उस जो लक्ष्य है उसको कैसे मैं प्राप्त करूंगा उसके लिए कार्यक्रम बनाते हैं। फिर उन कार्यक्रमों की व्यवस्था करते हैं, यानी कि जो आपने कार्यक्रम तो बना लिए पर अब उसको कैसे आप कार्यान्वित करेंगे उसकी व्यवस्था करते हैं। और लास्ट में क्या करते हैं, जो प्रबंधन के कार्य किए, यानी कि जो आपने मेहनत की है उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उसका आकलन करते हैं। तो ये सीरियल ध्यान रखिएगा, लक्ष्य, कार्यक्रम, फिर व्यवस्था करना, फिर आकलन। तो ये जो है प्रबंधन या विद्यालय प्रबंधन जो है उसके 4 घटक में जो है वो आ जाएंगे। आई होप आपको सुनने के साथ साथ याद भी जरूर हो गया होगा। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न 21 देखते हैं, अध्यापक डायरी से क्या अभिप्राय है। तो अध्यापक डायरी के तात्पर्य या अध्यापक डायरी से तात्पर्य उस अभिलेख से है जिसमें एक अध्यापक वर्ष भर की गतिविधियों का लेखा जोखा दैनिक आधार पर रखता है। ये चीज़ आपने यदि बीटीसी के लेवल पर, बीएड के लेवल पर इंटर्नशिप की होगी तो अवश्य देखी होगी। एक अध्यापक डायरी होती है, इसमें क्या होते हैं, वहाँ के जो अध्यापक होते हैं जो दैनिक गतिविधियाँ होती हैं उसका लेखा जोखा रखते हैं। अगला प्रश्न 22 देखते हैं, प्राथमिक स्तर ये 2 पाठ्य पुस्तकों के नाम लिखिए। तो हमने जो इम्पोर्टेंट बहुविकल्पी बात की है इसी सब्जेक्ट के, वहाँ पर हमने ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताई थी, तो वहाँ आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। देखिए 2 पाठ्य पुस्तकों के नाम यहाँ पर 4 लिखे हुए हैं, आपको कोई भी 2 लिखने हैं। देखिए कलरव जो है वो भाषा की हो जाएगी, गिनतारा जो है वो गणित की हो जाएगी, परख जो है वो विज्ञान की हो जाएगी, हमारा परिवेश जो है वो सामाजिक विज्ञान की। तो यहाँ पर 4 लिखी, कोई भी आपको 2 लिखनी है आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न 23 है, शिक्षक संदर्शिका के कोई 2 लाभ बताइए। तो क्या क्या लाभ हो सकते हैं। पहला लाभ ये हो सकता है कि इसमें पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पृष्ठ की जो पाठ्य सामग्री है उसको सम्मिलित किया गया है, इससे पढ़ाने में आसानी होती है। और दूसरा क्या लाभ है, प्रत्येक पाठ को
अंत में या उस पाठ के अंत में आपके लिए स्पेस बॉक्स दिया है, जिसमें अध्यापक स्वयं नवीन विद्या लिखते हैं। प्रारंभ में सामान्य जानकारी शीर्षक के अंतर्गत विस्तार से शिक्षण युक्तियाँ, प्रयोग में अपनाई जाने वाली सावधानियाँ एवं स्वयं करके सीखने का अवसर भी जो है उससे प्राप्त होता है। तो यही जो है आपके लाभ हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना का मुख्य उद्देश्य जो है वो लिखिए। देखिए उद्देश्य तो काफ़ी होते हैं, परंतु यहाँ पर मुख्य जो है वो पूछा गया है। तो इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य संपूर्ण राष्ट्र के लिए एक समान शिक्षा की संकल्पना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मानना है कि शिक्षा का एक समान ढांचा हो तथा सभी के लिए शिक्षा तथा प्रगति के समान अवसर उपलब्ध हो तथा उपलब्धि स्तर में समानता लाने के लिए न्यूनतम अधिगम स्तर का भी समावेश हो। इसके अलावा अन्य भी बहुत से इसके महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं, जैसे कि जो जिले हैं उनके लिए शैक्षिक संदर्भ जो संस्था है उसके रूप में जो है ये कार्य करती है, जैसे कि आप अपने जिले में जो है वो देखते भी होंगे। इसके साथ साथ जिले में ही जो सेवारत या सेवा पूर्व शिक्षक होते हैं उनके प्रशिक्षण का गुणवत्तापूर्ण आयोजन और संचालन भी जो है ये करती है। उसके साथ साथ जिला स्तरीय प्रारंभिक शिक्षा के जो सभी अभिकरण होते हैं उनका समन्वय भी करती है। तो बहुत से ऐसे कार्य हैं जो आप इसमें देखते हैं। डाइट से रिलेटेड एक आपके लिए मुझे प्रश्न याद आया, जो कि मैं आपसे सभी वीडियो में आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ। तो इस वीडियो का आपके लिए वो प्रश्न है कि डाइट DIET इसकी फुल फॉर्म तो आपको अवश्य पता होगी, परंतु इसकी स्थापना जो है वो कब हुई थी ये आपको जो है वो कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताना है। आपके इससे पहले सेमेस्टर में कोर्स में भी रहा है, आपके यूपी टेट के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो आपको बताना है कि इसकी स्थापना, डाइट की स्थापना कब हुई थी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न 25 है, डाइट के किन्हीं 2 विभागों का नामोल्लेख कीजिए। तो डाइट के टोटल 7 विभाग हैं, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है और फुल फॉर्म देखिए यहाँ लिखी भी है, जिला शिक्षा तथा प्रशिक्षण संस्थान के विभिन्न विभाग, वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ डाइट। फुल फॉर्म नहीं हालांकि लिखी है, उसकी इंग्लिश लिखी है। डाइट के प्रमुख 7 विभाग की बात करें तो पहला विभाग है सेवा पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण विभाग, जो कि मैंने अभी आपको एक पॉइंट के तौर पर भी बताया कि ये जो है वो प्रशिक्षण विभाग के तौर पर भी कार्य करता है, या जिले में जो सेवारत और सेवा पूर्व शिक्षक होते हैं उनका प्रशिक्षण का गुणवत्तापूर्ण आयोजन और संचालन भी करता है। उसके अलावा कार्यानुभव विभाग भी है, उसके साथ साथ जिला संस्थान इकाई भी है, उसके साथ साथ सेवारत कार्यक्रम क्षेत्रीय संपर्क तथा प्रवर्तन समन्वय विभाग है। 5वां है आपका पाठ्यक्रम सामग्री विकास एवं मूल्यांकन विभाग। 6ठा है शैक्षिक तकनीकी विभाग और 7वां है नियोजन एवं प्रबंधन विभाग। तो ये टोटल जो है आपके डाइट के प्रमुख 7 विभाग हैं। यहाँ पर आपके प्रश्न यदि आप देखेंगे तो केवल 2 विभाग पूछे गए थे। मैं आपको रिकमेंड करूँगा इन सभी को जो है वो याद अवश्य कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपका 26, सफल नेतृत्वकर्ता के 2 प्रमुख गुण बताइए। तो नेतृत्वकर्ता के प्रमुख गुणों में प्रथम है कार्यकर्ता के साथ एकरूपता की भावना, और नेतृत्व के लिए यह आवश्यक है कि वह किन व्यक्तियों के साथ जो है वो काम कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका भी असर पड़ता है, उनमें समरूपता स्थापित करे। दूसरा यह है कि समूह के सदस्यों की संतुष्टि, नेता जिस भी समूह के सदस्यों का नेतृत्व कर रहा है वह जितने संतुष्ट होंगे उतना ही उसका सफल नेतृत्व होगा। अब देखिए आप इस चीज़ को एक नॉर्मल तरीके से समझिए, जैसे कि एक ग्रुप बना है आपके कॉलेज में, वहाँ पर किसी लीडर को बना दिया गया है आपका, यानी किसी एक पर्सन को वहाँ पर आपका लीडर बना दिया गया है, और यदि उस ग्रुप के सदस्य उस लीडर से संतुष्ट नहीं है तो क्या वो एक अच्छा नेतृत्व करता होगा? आपका उत्तर होगा बिल्कुल नहीं। तो उसके गुण में भी यही आ जाता है कि वो जो है एक अच्छा जो व्यक्ति है उसके अंदर वो गुण होना चाहिए कि वो जो अन्य सदस्य हैं उस समूह के उनको जो है वो संतुष्टि प्रदान कर सके। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी है, और प्रश्न आपका यही पूछ रहा था कि सफल नेतृत्वकर्ता के गुण, और पहला गुण मैंने आपको बता ही दिया, कार्यकर्ता के साथ एकरूपता की भावना होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि दूसरे व्यक्ति के साथ वो अच्छा व्यवहार कर रहा है, आपके साथ अच्छा नहीं कर रहा है, तो ये 2 टाइप के अलग अलग व्यवहार नहीं होने चाहिए, सबके साथ समान व्यवहार जो है वो होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 27 की तरफ। विद्यालय परिसर में पर्यावरण संरक्षण है तो आप क्या कर सकते हैं? तो इसको पॉइंट पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है, आप खुद से समझ सकते हैं कि आसपास वृक्ष लगाने चाहिए, खेल के मैदान, चिकनी व पानी सोखने वाली जो मिट्टी है उसका प्रयोग करना चाहिए, विद्यालय भवन के उद्यान में सामूहिक फूल उगाने चाहिए, उद्यान, ये सारी चीज़ें आप अपने आप से लिख सकते हैं।
अगला देखते हैं 28 प्रश्न। प्रार्थना स्थल पर बच्चों के व्यक्तित्व विकास हेतु आयोजित की जाने वाली 2 क्रियाओं का उल्लेख कीजिए। तो व्यक्तित्व विकास किस आधार पर हो सकता है? तो पहला है बच्चों की साफ सफाई की जांच तथा स्वस्थ आदतों के विकास हेतु प्रेरणा प्रदान करें, और दूसरा है किसी महापुरुष द्वारा धर्म ग्रंथ में वर्णित सदवाक्य का वाचन तथा उसका अनुसरण करने की प्रेरणा। तो ये सभी जो व्यक्तित्व विकास है उसको कहीं ना कहीं निर्माण आप देखते हैं होता है। जैसे कि आप प्राथमिक स्तर पर जाएं, वहाँ पर देखेंगे कि बच्चों को बहुत से जो महापुरुष हैं उन्होंने जो कथन दिए हैं वो याद करवाए जाते हैं, कहीं ना कहीं वो एक प्रेरणा का स्रोत होते हैं। आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे। और तीसरा हो जाएगा इसी प्रकार उस दिन के प्रमुख समाचार का वाचन। अब उस दिन के प्रमुख समाचार का वाचन का मतलब यहाँ पर यह है कि आप जो एक अच्छी आदत विकसित करते हैं, करंट अफेयर आप देखते हैं, कहीं ना कहीं आप वर्तमान से जुड़े रहते हैं, तो वो भी एक व्यक्तित्व विकास के अंतर्गत ही आता है। तो सारे पॉइंट ये जो है वो व्यक्तित्व विकास हेतु हो जाएंगे। अगला है 29 प्रश्न। किन्हीं 2 शिक्षण उपकरणों एवं शिक्षण में उनकी महत्ता का उल्लेख कीजिए। तो शिक्षण उपकरण श्यामपट्ट, चार्ट, मॉडल, मानचित्र, रेखा चित्र, आकृतियाँ, ग्राफ, ये सभी हो जाएंगे। इनका यूज़ अगर बात करें तो शिक्षण अधिगम सामग्री यानी कि TLM है, उसकी सहायता से ज्ञान अधिक स्थायी हो जाता है और बालकों की इसमें रुचि भी बनी रहती है। और श्यामपट्ट का प्रयोग मुख्य बिंदु को लिखकर समझाया जाता है। गणित तथा विज्ञान की कक्षा बगैर ब्लैक बोर्ड के संभव भी नहीं है। और इसके साथ साथ एक और पॉइंट लिखा है कि दूरदर्शन पर बालक देखकर सुनकर उचित प्रकार से ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं। ये एक उदाहरण दे रखा है ऑडियो विजुअल मेथड का, क्योंकि ये भी आपके एक उपकरण में ही आता है। सबसे महत्वपूर्ण इसका उपयोग यही पहला पॉइंट ही है कि जो बच्चे होते हैं उनका इंटरेस्ट बना रहता है, क्योंकि आप कुछ भी पढ़ा रहे हैं बोरियत महसूस होने लगती है, परंतु यही आप उसको विजुलाइज कर दें, उसको एक पिक्चर के तौर पर दिखा दें, वही चीज़ प्रत्यक्ष रूप से दिखा दें, तो उसका मन जो है वो और लगेगा। जैसे एक ग्लोब के उदाहरण से देखिए, आप ग्लोब के बारे में बताएं और ग्लोब सामने रख के उससे बच्चों को पढ़ाएं तो उसका बहुत असर पड़ता है। बढ़ते हैं अगले और इस वीडियो के लास्ट प्रश्न पर 30। और इसके अलावा आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को अपने आप अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न 30 है, विज्ञान शिक्षण में प्रयोगशाला का क्या महत्व है? तो विज्ञान वह तथ्य है जिसकी प्रामाणिकता प्रयोगों द्वारा सिद्ध की जाती है, जैसे कि आप जानते हैं। अतः इस विषय को मौखिक रूप से या पुस्तकों द्वारा पढ़कर अच्छे ढंग से नहीं समझाया जाता। इसके लिए छात्रों को निरीक्षण और प्रयोग करने की आवश्यकता होती है, जैसे कि आप प्रैक्टिकल देखते भी हैं हाई स्कूल, इंटर और उससे नीचे लेवल पर भी आजकल होते हैं। छात्र सैद्धांतिक रूप से सीखी हुई बातों को वास्तविक परिस्थिति में प्रयोग करता है तथा इसमें बौद्धिक विकास भी होता है। तर्क शक्ति और निरीक्षण शक्ति भी इससे बढ़ती है। इसको उदाहरण को आप जैसे समझिए कि आप देखते हैं कि आपने पढ़ा है कि लिटमस पेपर जो है वो नीले से लाल हो जा रहा है, ये आपने पढ़ा है, परंतु जब आप उसे खुद ट्राई करिए लैब में जाकर, अब उसे अम्ल में डुबोइए और देखिए उसका कलर चेंज हो रहा है, तो आपके मन में जो उसके प्रति जिज्ञासा होती है वो शांत होती है, आपकी जो तर्क शक्ति होती है वो बढ़ती है, आपके अंदर निरीक्षण शक्ति होती है वो बढ़ती है। तो ये सभी जो है प्रयोगशाला के महत्व हो जाएंगे। आई होप आप समझे होंगे। तो इसी के साथ हमारा सेट जो है वो कंप्लीट होता है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब हम देखेंगे शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, जो आपका सेकंड पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन। तो चलिए देखते हैं बहुविकल्पीय उत्तरीय प्रश्न से। पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक संसाधन के अंतर्गत आता है? तो भौतिक संसाधन में आपके विद्यालय भवन आते हैं। अगला प्रश्न है, विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला होती है, तो ये जो है वो पुस्तकालय होती है, ऑप्शन 2 आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न 3 है, समस्या समाधान का प्रमुख अंग जो है वो कौन सा है? तो निर्णय प्रक्रिया। ये आपको, यदि मैंने राजन में आपने ध्यान होगा तो मैंने वहाँ पर ये प्रश्न सेम डिट्टो यही कराया था और वहाँ पर आपके सेम यही ऑप्शन भी जो है वो दिए थे। तो निर्णय प्रक्रिया जो है आपका हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न 4, मानवीय प्रबंधन के घटक हैं, तो इसमें शिक्षक, छात्र, छात्राएं एवं समुदाय, ये तीनों जो है आपके आ जाते हैं। अगला प्रश्न 5 है, समय सारणी को क्या कहा जाता है? तो ये आपका पवन में जो गाइड है उसमें सेम यही क्वेश्चन दे रखा है, तो विद्यालय की दूसरी घड़ी जो है वो कहा जाता है, वहाँ पर ये आपका उत्तर
दिया भी गया है। अगला है 6 विद्यालय के अभिलेखों का मुख्य उद्देश्य जो है वो होता है, तो क्या होता है, आवश्यक सूचनाओं का रख रखाव। अभिलेख आखिर हमारे होते ही इसलिए कि हम भविष्य के लिए किसी भी जो सूचना है उसको एकत्रित करके जो है वो रख सकें। अगला देखते हैं, कोठारी कमीशन ने 1964 से 66 राष्ट्रीय निर्माता की संज्ञा किसे दी है, तो किसे दिया है, ये जो है वो अध्यापकों को दिया है, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्र निर्माता को लेकर जो है वो बात की जा रही है। अगला है 8 शैक्षिक पर्यवेक्षण का मुख्य उद्देश्य जो है वो होता है, तो मुख्य उद्देश्य जो है वो होता है सामान्य निर्देशन देना। देखिए, अगर यहाँ पर ऊपर वाला ऑप्शन आप देख रहे हैं संपूर्ण प्रक्रिया, अगर यहाँ पर संपूर्ण वर्णन ना दिया होता तो काफ़ी हद तक आपका पहला ऑप्शन सही होता, क्योंकि पर्यवेक्षण में हम देखते ही हैं कि पर्यवेक्षण के दौरान जो कमियां होती है उसको वो सुधारता है, तो वांछनीय परिवर्तन करता है, परंतु संपूर्ण परिवर्तन को लेकर यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया है, इसलिए आपका पहला ऑप्शन जो है ना होने के चांसेस हो सकते हैं। इस आधार पर आपका सामान्य निर्देशन होना जो है वो सही होगा। यहाँ पर जो है वो शैक्षिक पर्यवेक्षण को लेकर पूछा जाए, पर्यवेक्षण जो है आपका यही होता है कि एक हिसाब से आप कह सकते हैं निरीक्षण आपने किया, वहाँ पर जो कमियां हुई उनको दूर करने का जो है वो प्रयास किया, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन 2 जो है वो हो जाएगा। अगला प्रश्न 9 देखते हैं, राज्य शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है। फर्स्ट डिवीजन वाले वीडियो में मैंने सभी जो है आपको बताए थे, तो वहीं से आपका प्रश्न आया था। फर्स्ट नंबर पर वहाँ पर लिखा था प्रयागराज राज्य शिक्षा संस्थान, जो मैंने कल आपको जो है वो फर्स्ट डिवीजन वाले वीडियो में प्रोवाइड किया था। बात करते हैं अगले में, विद्यालय में अनुशासन स्थापित करने में क्या सहायक नहीं है, तो दंड जो है इसकी अधिकता जो है वो सहायक नहीं है। अगला प्रश्न 11 है, राज्य हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये भी मैंने आपको कल बताया था। ये जो है वो जो मैंने SCRT के अंतर्गत आने वाली संस्थाएं थी उसमें जो 5 बताई थी उनमें से आपकी 2 जो है यही आपके देखिए बहुविकल्पी में सीधे सीधे पूछ ली गई, तो इसका वाराणसी जो है वो सही हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न 12, विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है, तो ये जो है वो प्रधानाध्यापक की होती है। अगला है शैक्षिक प्रबंधन का महत्वपूर्ण पक्ष है, तो प्रशासन जो है वो आपका हो जाएगा। 14 प्रश्न में कौन सी पाठ्य सहगामी क्रिया तर्क शक्ति का विकास करती है, तो वाद विवाद प्रतियोगिता में जब आप देखते हैं हम अपने जो विचार होते हैं वो प्रकट करते हैं, तो वहीं पर आपकी तर्क शक्ति जो है वो उभर कर आती है। और लास्ट हमारा बहुविकल्पीय भगदड़ जैसी आपदाएं होती हैं तो किस में होती हैं, ये कुप्रबंधन में होती हैं या कुप्रबंधन से होती हैं, तो आपका ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। तो टोटल 15 में से कितने बहुविकल्पी सही रहे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। बढ़ते हैं चलिए अब अति लघु 3 प्रश्न की तरफ। अति लघु में हम आपको वही केवल उत्तर बताएंगे जो आप अपने अनुसार जो है वो नहीं लिख सकते, जैसे कि कुशल प्रबंधन आप लिख सकते हैं, संस्थागत नियोजन भी आप लिख सकते हैं, लर्निंग कॉर्नर मैंने आपको ऑलरेडी जो है वो बताया था, समय सारणी के 2 महत्व आप लिख सकते हैं, कोई भी कार्य जो है वो एक सफल क्रियान्वयन के रूप में समय सारणी के ही जरिए हो सकता है, शैक्षिक प्रशासन से जो आप क्या समझते हैं तो ये भी आप लिख सकते हैं, आपदा प्रबंधन से आपका क्या आशय है, तो आपदा प्रबंधन में आपको लिखना था जो राहत सामग्री होती हैं, जो सुविधाएं होती हैं, बहुत से दुर्गम स्थान होते हैं जहाँ पर जो है आप कह सकते हैं आपदा के समय जो होती हैं जो सुविधाएं होती हैं उनकी आवश्यकता होती है, तो वहीं पर जो है आपदा प्रबंधन जो है वो यूज़ में आता है। पर्यवेक्षण जो है मैंने अभी आपको ऑलरेडी बता दिया। ग्राम शिक्षा समिति का कोई एक कार्य की बात करें तो ग्राम शिक्षा समिति के कोई भी कार्य आप लिख सकते थे, जैसे कि विद्यालय जो है उनके सामानों में सुधार के लिए सुझाव देना, या कह सकते हैं बेसिक जो विद्यालय है उनकी जांच करना, विद्यालय जो भवन है उनका रखरखाव करना, शिक्षकों की उपस्थिति और जो समय से आने के विषय हैं वो जिला बेसिक शिक्षा जो अधिकारी है उसको जानकारी देना। तो इस टाइप से कोई भी आपको यहाँ पर एक लिखना था, कोई भी आप जो है वो लिख सकते थे। अगला अभिलेख से आपका क्या आशा है, तो अभिलेख वही होते हैं जो अभी बहुविकल्पी में प्रश्न आया था कि कोई भी जो सूचना होती है उसको हम जब एक डॉक्यूमेंट के रूप में कह सकते हैं एक रूप दे लेते हैं उसको हम सुरक्षित रखने के लिए, तो वही जो है हमारे अभिलेख हो जाते हैं। NCTE का पूरा नाम तो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। हिंदी में भी आप फुल फॉर्म लिख सकते थे, इंग्लिश में भी लिख सकते थे, दोनों ही अपनी जगह जो है वो सही है। अगला है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के विभागों के नाम बताइए, तो 7 विभाग होते हैं, मैंने सभी के नाम आपसे फर्स्ट डिवीजन वाले वीडियो में कहा था कि जरूर याद कर लीजिए, यहाँ से एक ना एक प्रश्न अवश्य पूछा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 7 विभाग के नाम जो है वो पूछे गए थे और वहाँ पर जो ये प्रश्न ये पूछा गया ये जो है वो 1 नंबर में पूछा गया, हालांकि ये प्रश्न जो है आपका कहीं ना कहीं 2 नंबर का जो है वो दिया जाना चाहिए था। तो 7 विभाग के नाम की यहाँ पर बात करता हूँ, तो कौन कौन सी बात करें तो पहली हो जाएगी आपकी सेवा एवं शिक्षक प्रशिक्षण विभाग, दूसरा हो जाएगा कार्यानुभव विभाग, तीसरा हो जाएगा जिला संसाधन इकाई, चौथा हो जाएगा सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण, 5वां हो जाएगा पाठ्यक्रम सामग्री विकास तथा मूल्यांकन विभाग,
छठा हो जाएगा आपका शैक्षिक तकनीकी विभाग और सातवां हो जाएगा आपका नियोजन एवं प्रबंधन विभाग। तो ये सभी जो है आपको नाम यहाँ पर लिखने थे। अगला है मानवीय संसाधनों से आपका क्या है, तो आप इन्हें लिख सकते हैं। इसके अंतर्गत घटक भी आते हैं बालक, शिक्षक, समुदाय, जो मैंने आपको जो है राजन वाले बहुविकल्पी में शायद वन लाइनर में जो है आपको बताया था। अगला है शिक्षक अभिभावक संघ का उद्देश्य बताइए। तो शिक्षक अभिभावक संघ मैंने प्रश्न ही आपको बताया था कि इनकी जो बैठक होती है उसमें आप देखते हैं कि जो प्रत्येक माह होता है उसमें शनिवार और जो रविवार उसकी बैठक होती है। और उद्देश्य की बात करें तो मात्र शिक्षक संघ और शिक्षक अभिभावक संघ कहीं ना कहीं जो शिक्षक हैं और अभिभावक है उनमें कहीं ना कहीं एक संबंध बनाने के लिए होती है। मात्र शिक्षक संघ में आप कह सकते हैं कि जो बालिका शिक्षा है उसको प्रोत्साहन के उद्देश्य से जो है वो होती है। तो इस टाइप से आप लिख सकते थे। अगला है कि 4 प्राकृतिक आपदाओं के नाम लिखिए। तो सुनामी है, भूस्खलन है, बाढ़ है, बहुत सी हैं, आप कोई भी 4 लिख सकते थे। और लास्ट आपका अतिलघुता विज्ञान शिक्षण में प्रयोगशाला का महत्व। तो प्रयोगशाला की बात करें तो प्रयोगशाला के माध्यम से बच्चे जो है वो करके सीखते हैं और अनुभव के द्वारा जो सीखा गया ज्ञान होता है आप कह सकते हैं स्थायी होता है। उस टाइप से इसको भी आप लिख सकते थे। तो इसी के साथ हमारे सभी प्रश्न समाप्त होते हैं, सेट कंप्लीट होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की इस वीडियो में हम आपके डीएलएड 4 सेमेस्टर के सेकंड पेपर शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करवाने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आए थे सभी को हम सॉल्व करवाएंगे और सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हम सॉल्व करवाएंगे। दोस्तों मुझे कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जो मैंने हैंड रिटन नोट्स आप लोगों को बहुत ही कम समय में उपलब्ध करवाया था, आपके पास समय कम था लेकिन फिर भी आप में से बहुत सारे प्रशिक्षुओं ने पढ़ा था और आप लोगों को उससे लाभ भी हुआ। बहुत सारे क्वेश्चन उसी में से आए हुए हैं, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए एनसीईआरटी का मुख्यालय कहाँ है। एनसीईआरटी का मुख्यालय आपको पता है कहाँ है, दिल्ली में है। ये मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में भी पढ़ाया था और आप लोगों का जो पूरा मैंने सिलेबस बताया था एक ही वीडियो में, उसमें भी इस क्वेश्चन का आंसर बताया था। क्वेश्चन नंबर 2, पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप क्या होते हैं। पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप मैंने बहुत ही अच्छे से आपको समझाया था कि जो पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप होते हैं ये केवल पढ़ाई ही नहीं बल्कि पढ़ाई से हट करके बच्चे खेल कूद में पार्टिसिपेट करें, बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में पार्टिसिपेट करें, बच्चों के अंदर और भी जो हुनर है वो भी निखर के बाहर आए। तो देखिए वही सारे ऑप्शन यहाँ पर हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम, राष्ट्रीय पर्व और मैंने ग्रुप वर्क भी कहा था, तो ग्रुप वर्क में वृक्षारोपण आ जाएगा। तो ऑप्शन 4 जो है ये बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से उपयुक्त सभी क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है मानवीय प्रबंधन के घटक हैं। मानवीय प्रबंधन मैंने बार बार आपको बताया था कि मानवीय प्रबंधन में मानव आते हैं। मानव मतलब मनुष्य। अब मनुष्य कौन होंगे, विद्यालय भवन तो होगा नहीं, पुस्तकालय तो होगा नहीं, फर्नीचर तो होगा नहीं, कौन होंगे, शिक्षक, बच्चे और समुदाय। तो यहाँ से भी आसानी से आपको नंबर मिल गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रधानाध्यापक की, शिक्षक की, बच्चों की या फिर उपयुक्त सभी की। दोस्तों विद्यालय का जो प्रबंधन होता है, प्रबंधन का मतलब होता है प्रशासन, मतलब विद्यालय में कितने अच्छे से अनुशासन का पालन हो रहा है, किस तरीके की व्यवस्था है। तो जो विद्यालय के प्रबंधन की व्यवस्था होती है उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अगर किसी की होती है तो वो होती है प्रधानाध्यापक की। तो ऑप्शन 1 जो है ये बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है जिला स्तर की सर्वोच्च अकादमिक संस्था है, डाइट, सीमेट, एनसीईआरटी या फिर बीआरसी। ये भी मैंने आपको बताया था दोस्तों कि जिला स्तर की सर्वाधिक या सर्वोच्च अकादमिक संस्था होती है डाइट। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को लिख करके ही उस फुल सिलेबस वाले वीडियो में बताया था। तो आप देखिए ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है समस्या समाधान का प्रमुख अंग है शिक्षण प्रक्रिया, निर्णय प्रक्रिया, अधिगम प्रक्रिया या फिर अनुशासन प्रक्रिया। तो समस्या समाधान, समस्या के समाधान के लिए हमें ठोस निर्णय लेने पड़ते हैं, हमें कुछ डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 जो होगा ये बिल्कुल राइट आंसर होगा और इसको मैंने कई बार आपको पढ़ाया था कल फुल सिलेबस वाले वीडियो में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है राज्य हिंदी संस्थान कहाँ है। ये भी दोस्तों मैंने आपको पढ़ाया था। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शंस में प्रयागराज, लखनऊ, आगरा या फिर बनारस। ये मैंने आप लोगों को महत्वपूर्ण क्वेश्चंस में भी पढ़ाया था और फुल सिलेबस वाले वीडियो में भी आप लोगों को ये क्वेश्चन बताया था। तो राज्य हिंदी संस्थान कहाँ है, बनारस में या वाराणसी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 है एनआईओएस की स्थापना कब हुई थी, 1962 में, 1973 में, 1989 में या 1992 में। तो 1989 में हुई थी, यानी कि 1989 बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है सूचना का अधिकार विधेयक लोकसभा में कब लाया गया। जो सूचना का अधिकार विधेयक है यह 15 जून 2005 को
संसद के दोनों सदनों में पारित कर दिया गया था, यानी कि 15 जून 2005 को यह कानून का रूप ले चुका था। ठीक है, उसके बाद 12 अक्टूबर 2005 को यह पूरे देश में लागू हो गया था। तो दोस्तों इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ना तो 2005 दिसंबर सही है और ना तो दिसंबर 2006 सही है, ये दोनों पूरी तरीके से गलत हैं। अब 2004 या 2003 में से ही कोई सही है, दिसंबर 2004 भी सही हो सकता है, दिसंबर 2003 भी सही हो सकता है। इसमें पूछा है लोकसभा में कब लाया गया, तो आप देख सकते हैं कि अक्टूबर में ही पूरे देश में लागू हो गया था, तो दिसंबर आने से पहले ही लागू हो गया था, तो ये तो गलत हो जाएगा। और 2006 तो बहुत एक साल और आगे हो गया, तो इस तरीके से 2 और 4 तो बिल्कुल गलत है, लेकिन ऑप्शन 1 और 3 में से आपने जो भी लगाया होगा आप लोग जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत की प्रथम मनोविज्ञान शाला स्थित है। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा है, मनोविज्ञान शाला कहाँ स्थित है, मैंने आप लोगों को कई बार कल बताया था, तो कहाँ स्थित है, इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में। मैंने कल ही आपसे कहा था कि अगर आपके एग्जाम में आंसर आता है इलाहाबाद लिखने का, तो इलाहाबाद आपको नहीं लिखना है, क्या लिखना है, प्रयागराज लिखना। आप देख सकते हैं ऑप्शन में भी प्रयागराज ही आया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, बाल गणना पंजिका है विद्यालयी अभिलेख, शैक्षिक अभिलेख, आर्थिक अभिलेख या फिर सामाजिक अभिलेख। तो दोस्तों बाल गणना पंजिका जो होती है ये विद्यालय का अभिलेख होता है, तो ऑप्शन 1 जो है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्राकृतिक आपदाएं कितने प्रकार की होती हैं, 3, 2, 6 या फिर 5। दोस्तों अगर मैं आपदाओं की बात करूं तो आपदाएं 2 प्रकार की होती हैं, आपको भी पता है, प्राकृतिक आपदाएं और मानव निर्मित आपदाएं। यहाँ पर पूछा है प्राकृतिक आपदाएं कितने प्रकार की होती हैं, तो इसका भी आंसर आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपके अकॉर्डिंग आपने इसमें से कौन सा आंसर सही लगाया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, समय सारणी से बचत होती है किसकी, आय की, समय और श्रम की, शिक्षण की या फिर व्यय की। दोस्तों समय सारणी से बचत होती है समय और श्रम की, ऑप्शन 2 जो है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 14 है, साहित्यिक गतिविधि है नृत्य, कहानी लेखन, शैक्षिक लेखन, शैक्षिक भ्रमण या फिर उच्चारण प्रतियोगिता। तो साहित्यिक गतिविधि का मतलब है कहानी लिखना, निबंध लिखना, उपन्यास लिखना, नाटक लिखना, ये सभी साहित्य के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 जो है कहानी लेखन ये बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, टीईटी का पूरा नाम। अब आप देखिए टीईटी का पूरा नाम पूछा है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि शिक्षक पात्रता परीक्षा, तो ऑप्शन 2 जो है ये बिल्कुल सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 हम देखेंगे, संस्थागत नियोजन का शाब्दिक अर्थ बताइए। यहाँ से अतिलघुत्तरी क्वेश्चन स्टार्ट है दोस्तों, चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो संस्थागत नियोजन का शाब्दिक अर्थ देखते हैं। सबसे पहले संस्थान गत और नियोजन से यह शब्द मिलकर के बना हुआ है संस्थागत नियोजन। तो यहाँ पर आप देखिए संस्था का अर्थ होता है कार्य करने का समूह, जहाँ पर लोग मिलकर के समूह में कार्य करते हैं। गत का अर्थ है उसमें निहित और नियोजन का अर्थ हुआ योजनाबद्ध तरीके से किसी कार्य को करना। तो इस पूरे का अर्थ जब हम मिलाएंगे संस्थागत नियोजन का, तो ये हो जाएगा कि संस्था अथवा समूह द्वारा निहित नियोजन, यानी कि एक ऐसी संस्था जहाँ पर ढेर सारे लोग मिल करके सुव्यवस्थित तरीके से योजनाबद्ध तरीके से किसी भी कार्य को करते हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, समुदाय से आप क्या समझते हैं। तो चलिए देखते हैं समुदाय का मतलब क्या होता है। समुदाय वह समूह है जिसमें रहकर समूह के सभी व्यक्ति एक दूसरे की सेवा करते हुए अपना सामान्य जीवन बिताते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, अभिभावक शिक्षक संघ के कोई 2 उद्देश्य बताइए। दोस्तों चलिए देखते हैं, अभिभावक शिक्षक संघ के 2 उद्देश्य, विद्यालय में भौतिक संसाधनों की कमी को दूर करने के लिए समुदाय से धन तथा अन्य साधनों को एकत्र करना, और दूसरा है विद्यालय के शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने संबंधी कार्यक्रमों के विषय में सुझाव देना। क्वेश्चन नंबर 19 है, विद्यालय के मानव संसाधन कौन कौन से हैं। तो विद्यालय के मानव संसाधनों में, मानव संसाधन मतलब मनुष्य, तो मनुष्यों में सभी शिक्षक आ जाएंगे, शिक्षक के अंदर ही प्रधानाध्यापक भी इंक्लूड है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, फिर छात्र और फिर समुदाय, ये इन्हीं तीनों से मिल करके मानवीय संसाधन बनते हैं, आपको पता है। और ये तो बहुविकल्पी क्वेश्चन में भी इसका आंसर दिया हुआ था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, समय सारणी की परिभाषा दीजिए। तो चलिए देखते हैं समय सारणी की परिभाषा क्या है। समय सारणी विद्यालय का एक आवश्यक अंग है, इसी के माध्यम से विद्यालय के समस्त शैक्षणिक कार्य कराए जाते हैं। डॉक्टर जसवंत सिंह के अनुसार
समय सारणी विद्यालय का स्पार्क प्लग है जो कि उसकी विभिन्न क्रियाओं एवं विभिन्न कार्यक्रमों को संचालित करता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है, वित्तीय प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? तो वित्तीय प्रबंधन क्या होता है, चलिए देखते हैं। वित्तीय प्रबंधन का उद्देश्य होता है विद्यालय को प्राप्त धन का उचित उपयोग करना, जिससे कि वित्तीय योजना के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। दोस्तों यहाँ पर वित्तीय प्रबंधन का मतलब है कि विद्यालय को जितना धन प्राप्त हुआ है सरकार की तरफ से या समुदाय की तरफ से, जो भी धन मिला है उसको किस तरीके से खर्च करना है, उसका किस तरीके से प्रबंधन करना है, किस तरीके से प्लानिंग करनी है कि जहाँ जहाँ उसका उपयोग, मान लीजिए स्कूल में टाइल्स लगवानी है या फर्श बनवाना है या बच्चों के लिए फर्नीचर बनवाना है, तो किस तरीके से कितने पैसे में कौन सा कार्य हो जाएगा, इसके लिए एक प्रबंधन या एक नियोजन बनाना, एक योजना बनाना, यही होता है वित्तीय प्रबंधन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, प्राकृतिक आपदाओं के नाम लिखिए। तो प्राकृतिक आपदाओं में दोस्तों आपको पता है तूफान, बाढ़, सूखा, भूकंप, भूस्खलन, ये सभी क्या है, प्राकृतिक आपदाएं हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आपने देखा प्राकृतिक आपदाएं तूफान, बाढ़, सूखा, भूकंप आदि होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है, शैक्षिक भ्रमण के कोई दो उद्देश्य बताइए। दोस्तों जो बच्चों का टूर जाता है विद्यालय में उसी को हम कहते हैं शैक्षिक भ्रमण। बच्चों का टूर क्यों जाता है, आखिर में टूर क्यों ले जाया जाता है, बच्चे क्यों जाते हैं, उसका रीजन है कि बच्चे नई नई गतिविधियां वहां पर जाकर के सीखते हैं और बच्चों के ज्ञान में भी वृद्धि होती है। तो इस तरीके से इसीलिए भूगोल विषय में खासकर बच्चों को शैक्षिक भ्रमण कराया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, विद्यालय का हृदय किसे कहा जाता है? तो दोस्तों विद्यालय का हृदय या फिर विद्यालय का महत्वपूर्ण स्थान होता है पुस्तकालय। तो आप यहाँ पर देखिए पुस्तकालय सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 25, विद्यालय संगठन का क्या उद्देश्य है? तो विद्यालय संगठन का क्या उद्देश्य, चलिए देखते हैं। विद्यालय संगठन का उद्देश्य संस्था के सभी कार्यों का सुचारू रूप से संचालन करना है और विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना है। क्वेश्चन नंबर 26 है, लर्निंग कॉर्नर से आप क्या समझते हैं? तो लर्निंग कॉर्नर भी मैंने आपको बताया था, लर्निंग कॉर्नर क्या होता है, सीखने का कोना कहते हैं इसे हम। और ये विद्यालय में यहाँ पर बच्चे गतिविधियों के माध्यम से बहुत सारी चीजें सीखते हैं, तो इसीलिए हम इसे सीखने का कोना कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, मीना मंच का क्या उद्देश्य होता है? दोस्तों मीना मंच होता है स्पेशली लड़कियों के लिए होता है और इसमें मुख्य रूप से बात होती है लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने की बात होती है और लड़कियों को स्वच्छता के बारे में, स्वच्छता के महत्व के बारे में सिखाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, प्रयोगशाला के महत्व पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आप सभी को पता है कि प्रयोगशाला स्कूलों में होना कितना महत्वपूर्ण होता है। क्यों? प्रयोगशाला का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है शिक्षा में बालक के सर्वांगीण विकास के लिए और सीखने के विकास के लिए प्रयोगशाला बहुत ही अधिक आवश्यक होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है, ग्राम शिक्षा समिति क्या है? तो ग्राम शिक्षा समिति दोस्तों आप लोगों को अच्छे से पता है कि ग्राम शिक्षा समिति में शिक्षा को समुदाय से जोड़ने के लिए ग्राम शिक्षा समिति का गठन किया गया है और इसका अध्यक्ष ग्राम प्रधान होता है, सचिव प्रधानाध्यापक होता है और इसमें 3 अभिभावक होते हैं जिसमें से एक महिला अभिभावक होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है, विद्यालय अभिलेख के प्रकार बताइए। तो दोस्तों विद्यालय अभिलेख यहाँ पर आप देखिए, विद्यालय अभिलेख जो होते हैं उसमें सामान्य अभिलेख, अध्यापकों से संबंधित अभिलेख और विद्यार्थियों से संबंधित अभिलेख होते हैं। तो सामान्य अभिलेख में लॉग बुक, अध्यापकों से संबंधित अभिलेख में अध्यापकों का उपस्थिति रजिस्टर, अविकास पंजिका और विद्यार्थियों से संबंधित अभिलेख में उपस्थिति पंजिका, एमडीएफ, ये सभी चीजें होती हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आपके सभी अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब हम लघु उत्तरीय क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। लघु उत्तरीय क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 31 है, संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन के महत्व पर प्रकाश डालिए। दोस्तों संस्था का नियोजन एवं प्रबंधन आप लोगों को मैंने बहुत ही अच्छे से पढ़ाया था फर्स्ट चैप्टर में, उम्मीद करती हूँ आपने बहुत अच्छे से लिखा होगा। फिर है राज्य स्तर पर कार्य करने वाले किन्हीं 2 अभिकरणों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो राज्य स्तर पर आपको पता है SCERT आप लोगों को पता है। इसके अलावा राज्य विज्ञान संस्थान, राज्य तकनीकी संस्थान, राज्य हिंदी शिक्षण संस्थान, उच्च शिक्षण संस्थान, इन सभी के बारे में आपको थोड़ी सी टिप्पणी लिखनी थी। इसके बाद भारत में सूचना के अधिकार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। दोस्तों सूचना का अधिकार अधिनियम जो मैंने अभी आपको बताया है कि 12 अक्टूबर 2005 को पूरे देश में लागू हुआ था जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़ करके, तो इसी के बारे में यहाँ पर लिखना था आपको। इसके बाद शिक्षकों के विद्यालय के प्रति क्या कर्तव्य होते हैं? तो शिक्षकों के विद्यालय के प्रति बहुत सारे कर्तव्य होते हैं, आपको पता है।
बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, समय से नियमित रूप से विद्यालय आना, ये सब चीजें आपको लिखना है, अपने कर्तव्य का अच्छे से पालन करना, ये सब चीजें इसमें लिखनी थी आपको। अध्यापक डायरी से आप क्या समझते हैं? अध्यापक डायरी में दोस्तों अध्यापक जो भी बच्चों को चीजें पढ़ानी होती हैं और बहुत सारी चीजें वो अपना पूरा दिन का प्लानिंग उसी में करते हैं कि किस घंटे में बच्चों को क्या चीजें पढ़ानी है, ये सभी चीजें इसी में होती हैं। फिर समय तालिका या समय सारणी की उपयोगिता क्या होती है? समय सारणी के अकॉर्डिंग ही सभी क्लास में जितनी भी कक्षाएं चलती हैं हर पूरे विद्यालय में सब बच्चों की, वो इसी के अकॉर्डिंग होती हैं। तो समय सारणी या समय तालिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। फिर शैक्षिक गतिविधियों से क्या अभिप्राय है? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो शैक्षिक गतिविधियों में दोस्तों आप लोगों को पता है कि अलग अलग गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाता है, चाहे वो खेल की गतिविधियां हो, चाहे कहानी हो, कविता हो, इस तरीके से बच्चों को इंटरेस्ट आता है पढ़ने में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 है, विद्यालय प्रबंध समिति के अधिकार एवं कार्य कर्तव्य लिखिए। तो विद्यालय प्रबंध समिति का गठन इसलिए होता है कि विद्यालय के सभी कामों को सुचारू रूप से किया जाए और अगर किसी प्रकार से वित्तीय समस्या आ रही है तो उसको भी समुदाय मिलकर के और विद्यालय के प्रधानाचार्य मिलकर के सभी लोग शिक्षक मिलकर के उस समस्या को दूर कर पाए और किसी भी तरीके से सभी समस्याओं का अच्छे से वो लोग सामना कर पाए और विद्यालय में जो भी कोई समस्या आए उसको आसानी से उस समस्या का समाधान कर पाए सभी लोग मिलकर के। विद्यालय में खेल के मैदान का क्या महत्व है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है कि आजकल खेल का कितना महत्व हो गया है स्कूलों में और खेल के माध्यम से ही बच्चे आज दुनिया में जाकर के अपना नाम रोशन कर रहे हैं। तो इस तरीके से विद्यालय में खेल का बहुत अधिक महत्व है और बच्चों के खेलने के लिए पूरा एक पीरियड होना चाहिए जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट की स्थापना के उद्देश्य व प्रमुख कार्य लिखिए। तो आपको अच्छे से पता है कि डाइट की जो स्थापना हुई थी वो 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत की गई थी और इसमें आपको पता है कि जो डीएलएड बीटीसी करने वाले बच्चे होते हैं वो ट्रेनिंग लेते हैं। इसके अलावा टीचर्स को भी ट्रेनिंग दी जाती है, जो सेवारत टीचर है उनको भी ट्रेनिंग दी जाती है और जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना आप देखोगे लगभग हर जिले में आपको मिलेगी। तो इस तरीके से आपने उम्मीद करती हूँ कि पूरा पेपर अच्छे से सॉल्व किया होगा। दोस्तों आपके फर्स्ट पेपर को भी मैंने सॉल्व करवा दिया है, अगर आपने नहीं देखा तो उसको भी देख लीजिए। डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के जो 2021 में फरवरी माह में आपके पेपर हो रहे हैं उनका सॉल्यूशन करा रहे हैं। तो पहला पेपर आरंभिक स्तर वाला उसका सॉल्यूशन हम देख चुके हैं, साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। अब हम देखेंगे हमारा शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन जो दूसरा पेपर है उसका सॉल्यूशन। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। पहला प्रश्न है कि विद्यालय जो है उसकी संरचना के निर्माण संबंधी कितनी योजनाएं जो है वो प्रचलित है। बहुत से ऐसे बेकार प्रश्न पूछे गए थे बहुविकल्पी में आज के इस शैक्षिक प्रबंधन में जिसका कोई औचित्य ही नहीं है। देखिए विद्यालय की संरचना के संदर्भ में जो योजनाओं की बात की गई है तो ये अलग अलग आधार पर बहुत से आंसर हो सकते हैं, पर मेरे अनुसार यहाँ पर जो आपका ये डिवीजन किया गया था भौतिक संसाधन, मानवीय संसाधन और वित्तीय संसाधन, ये ज्यादा सही होगा। तो उस आधार पर मैं आपको यहाँ पर जो आंसर है वो 3 जो है वो बता रहा हूँ। तो चौथे का तीसरा ऑप्शन हो सकता है। जिस ऑप्शन में मैं बोल रहा हूँ हो सकता है उसके आंसर क्लियर नहीं है, पर हाँ संभावित जो है 3 हो सकते हैं, क्योंकि विद्यालय की जो संरचना है उसके निर्माण के संदर्भ में यहाँ पूछा गया है। तो योजनाएं तो कुछ कहा नहीं जा सकता, पर उसके संदर्भ में कौन कौन से कारक विद्यमान होते हैं वो आपके भौतिक संसाधन में से विद्यालय भवन साज सज्जा उपकरण है। तो ये सभी आपके किसके संदर्भ में, विद्यालय की संरचना में ही तो आते हैं। मानवीय संसाधन में प्रधानाध्यापक, अध्यापक, बच्चे, समुदाय, तो उस आधार पर है। पर ये पर्टिकुलर आंसर कहीं से अगर यानी प्रश्न कहीं किसी किताब से दिया गया तो इसका आंसर बदला भी हो सकता है। दूसरा प्रश्न है, ग्राम शिक्षा समिति में विद्यालय के जो छात्र हैं उनके कितने अभिभावक सदस्य के रूप में सम्मिलित होते हैं। तो ये मैंने आपको जो लघु त्रि प्रश्न कराए थे कल फर्स्ट डिवीजन, उसी में देखिए ये प्रश्न था ग्राम शिक्षा समिति के संदर्भ में। इसी में देखिए लिखा हुआ है कि एक अध्यक्ष होता है और बेसिक विद्यालय के जो छात्र हैं उनके 3 संरक्षक या अभिभावक होते हैं। जो कितने, 3 आपका सही होगा। यही प्रश्न आपका पूछा गया था एक और जगह, ये देखिए बहुविकल्पी में भी ग्राम शिक्षा समिति में कितने अभिभावक होते हैं। तो 3 आपका आ वाला ऑप्शन सही था। तो बहुविकल्पी में भी आया था, वहां भी आया था। ये तो प्रश्न आपने बिल्कुल गलत नहीं किया होगा। चौथा वाला आपका जो है वो सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न कह रहा है, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का गठन किस बेसिक शिक्षा अधिनियम के अंतर्गत किया गया था। 1971, 1972, 1973 या 1974। ये प्रश्न कल भी आया था बहुविकल्पी में, जहां पर मैंने इसको करेक्ट करके बताया भी था। और दूसरा यही प्रश्न आपका अति लघु में भी आया था, तो मैं दिखा भी देता हूँ। ये आया था कल प्रश्न, बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो 1972 ही आपका जो है वो सही होगा, यानी कि दूसरा वाला सही होगा। तो ये जो अधिनियम की लेकर बात की जा रही है 1972 अधिनियम ही आपका जो है वो था।
अगला प्रश्न आपका है, अभिभावक शिक्षक संघ पीटीए की जो बैठक है वो माह के किस दिन कराने का प्रावधान होता है? 4 ऑप्शन थे और ये प्रश्न मैंने जो आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न कराए थे राजन के, उसका पहला क्वेश्चन ही था। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए अति लघु का पहला ही क्वेश्चन था कि जो पीटीए है, अभिभावक शिक्षक संघ है अथवा एमटीए माध्यमिक शिक्षक संघ है, उसकी बैठक कब सुनिश्चित की गई थी? तो प्रत्येक माह के किसी शनिवार या रविवार को। तो वही आपका प्रश्न था जो एज इट इज यहाँ पर जो है दे रखा है, तो पहला ही आपका शनिवार रविवार सही हो जाएगा। तो आई है, ऐसी बात नहीं है कि चीजें आई नहीं है, पर कुछ क्वेश्चन हैं जो बेकार के रखे गए हैं। जैसे आपका अगला 5वां, ये परिषदीय विद्यालयों में श्यामपट्ट कितने प्रकार के होते हैं? अब श्यामपट्ट का कोई वर्गीकरण आपकी ना तो कोर्स में है ना आपकी कहीं किताबों में है, तो इसका कोई आंसर मैं नहीं बता सकता आपको। पर हाँ, जो नॉर्मल वर्गीकरण होता है उसकी अगर बात करूँ तो 2 टाइप होते हैं। एक आपका जो श्यामपट्ट होता है काले रंग का होता है चाकपट, उसको श्यामपट्ट, और हरे रंग का भी होता है चाकपट, उसको हरित पट कहते हैं। तो यही 2 होते हैं अधिकतर नॉर्मल। पर यहाँ पर अगर आप ऑप्शन देखिए तो 4, 6, 5, 7 दे रखे थे। अब किसे इन्होंने सही माना है, ये एक प्रश्न चिन्ह है। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनका मैं यहाँ पर गलत आंसर नहीं दूंगा, जो चीज मुझे एग्जैक्ट सही मालूम है उसी की मैं केवल बात कर रहा हूँ। अगला भी छठा इसी प्रकार का प्रश्न है, जिसमें ये पूछा गया था कि प्रदेश में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यूनिसेफ द्वारा निर्मित ऑडियो विजुअल माध्यम पर आधारित शैक्षिक कार्यक्रम मीना मंच में कितने कैसेट हैं? 8, 10, 15 या 12? कहीं भी आपके कोर्स में नहीं दे रखा है। एससीईआरटी की अगर पीडीएफ बात करें उसमें भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये मीना मंच की भूमिका आपके एससीईआरटी जो कोर्स में ऑफिशियल कोर्स में उसमें दे रखा है। इसमें कहीं भी कैसेट वगैरह के बारे में नहीं लिखा गया है। ये देखिए लिखा है ना, 11 से 8 वर्ग के बालिकाएं उनको मीना मंच नाम दिया गया था। जो यूनिसेफ है उसके द्वारा ये विकसित एक चरित्र है, इसकी स्थापना का उद्देश्य दे रखा है, और यहाँ पर और भी बिंदु दे रखे हैं, पर कहीं भी किसी भी प्रकार से जो यहाँ पर बात की गई है कैसेटों की वो नहीं कही गई है। तो जब कोर्स में ही नहीं है तो मैं आपको किस आधार पर आंसर बता सकता हूँ? तो इसका भी मैं आंसर जो है वो नहीं बता रहा हूँ। 7वां प्रश्न है, प्रदेश में जो प्राथमिक विद्यालय उनकी मान्यता के लिए कौन सा पर्यवेक्षण किया जाता है? तो प्रश्न में प्राथमिक विद्यालयों की मान्यता के संदर्भ में पर्यवेक्षण पूछा गया था, यानी कि शिक्षा से संबंधित मैं आपको दिखाता हूँ पर्यवेक्षण के टाइप्स। तो पर्यवेक्षण भूमिका और दृष्टिकोण के आधार पर होते हैं और व्यक्तियों के आधार पर होते हैं, जिसमें आप देखेंगे जो आपके लास्ट वाला ऑप्शन है सामूहिक और एकांश। इसमें देखिए तो सामूहिक कहीं भी इस टाइप से नहीं लिखा हुआ है, एकांश भी नहीं लिखा हुआ है, पर पैनल और वैयक्तिक करके जो पहले और दूसरे ऑप्शन में दे रखे हैं ये दे रखे हैं। अब इनमें भी जो पैनल पर्यवेक्षण है वो आपका सही होगा। पैनल पर्यवेक्षण के बारे में आप चाहे तो पूरा पढ़ भी सकते हैं। लास्ट में लिखा है शिक्षा जगत में इस प्रकार के पर्यवेक्षण को अपनाया जाता है, और प्रश्न में भी यही लिखा गया था प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों की मान्यता के लिए कौन सा पर्यवेक्षण? तो आपका आंसर दूसरा वाला पैनल पर्यवेक्षण सही हो जाएगा। 8वां प्रश्न कह रहे हैं कि कक्षा कक्ष और कक्षा कक्ष से बाहर किसी सार्थक क्रियाकलाप को संपन्न करने के लिए आवश्यक क्या है? योजना बनाना, पेड़ पौधे लगाना, टेलम बनाना या फिर विद्यालय की सफाई कराना? यहाँ पर बात की जा रही किसी भी सार्थक क्रियाकलाप की, तो इसका संदर्भ सफाई करने या टेलम बनाने इन सब से तो नहीं लगाएंगे। योजना बनाना आपका सही होगा, क्योंकि योजना जब आप बनाते हैं तभी तो उसका सफल क्रियान्वयन आप करते हैं। तो पहला वाला आपका सही होगा। अगला है विकास खंड के सभी विद्यालय के जो पर्यवेक्षण है उसका मुख्य दायित्व किसका होता है? तो देखिए यहाँ पर कैसे ऑप्शन आप काटेंगे। जो प्राचार्य डाइट होता है ये जिला स्तर पर होता है। मैं आपको दिखाते भी जाता हूँ। ये आपका जो एससीईआरटी की पीडीएफ है वो है, जिसमें देखिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की बात करें तो ये क्या होता है, जिला स्तर पर इसका कार्यालय होता है। तो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जो लिखा हुआ था बेसिक शिक्षा अधिकारी, ये आपका कट जाएगा ऑप्शन। प्राचार्य डाइट मैंने पहले ही बता दिया, क्योंकि प्रश्न विकास खंड स्तर पर पूछा गया था। बचा कौन सा? जिला समन्वयक और बीआरसी केंद्र का समन्वयक। तो जिला समन्वयक भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपका जनपद स्तर पर सर्व शिक्षा अभियान संबंधी कार्यों के संदर्भ में होता है, और ये भी आपका जिला समन्वयक इसलिए कट जाएगा क्योंकि जनपद नहीं विकास खंड पूछा था। तो बचा आपका दूसरा वाला ब्लॉक संसाधन केंद्र के समन्वयक। दूसरा वाला आपका यहाँ पर ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगला है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि एनसीटीई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो मैंने बहुत बार बताया आपको कि आपकी 1995 में हुई थी। तीसरा वाला आपका ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। 10वां प्रश्न हो गया। 11वें प्रश्न पर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य हिंदी संस्थान, मैंने आपको जो फर्स्ट डिवीजन कराया था 5 वहां पर लास्ट में सन बताए थे, उसी से ये प्रश्न आया है। तो आप क्या कहेंगे? आपका प्रयागराज, लखनऊ, आगरा, वाराणसी, वाराणसी में से वाराणसी सही होगा। उत्तर प्रदेश राज्य हिंदी संस्थान, मैंने तो इसके कार्य तक आपको बताए थे। अगला है जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हुई, तो ये डाइट पूछा गया है। डाइट की स्थापना कब हुई थी? 1987 में। पर किसकी अनुशंसा पर? तो जो
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 थी, इसी के तहत तो की गई थी और जनपद स्तर पर की जाती है, ये भी मैंने क्वेश्चन कराया था। तो स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चन बेकार रखे गए हैं, जैसे कि टाइप्स पूछ लिए गए हैं, कैसेट वगैरह, तो वो तो कोर्स में नहीं थे तो फिर कोई मतलब नहीं है। पर ये लास्ट के क्वेश्चन अच्छे रखे गए हैं, ये आपके एक भी गलत नहीं होंगे। राज्य शिक्षा संस्थान कहाँ है, ये भी मैंने आपको बताया था, यही लास्ट के 5 जो बताए थे। देखिए 5 जो स्टार्टिंग लास्ट में पॉइंट बताए थे, वहां से दूसरा भी क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन फंसे। तो क्या था, प्रयागराज आपका जो है वो सही हो जाएगा, राज्य शिक्षा संस्थान। और मैं फर्जी नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको दिखाता भी हूँ उनकी इस वीडियो में। ये देखिए आपका राज्य हिंदी संस्थान वाराणसी, ये बहुविकल्पी में आया था। नीचे टाइमिंग भी देख सकते हैं, 21 घंटे पहले जो है इसे मैंने डाला था फास्ट रिवीजन मैराथन के रूप में। और ये भी देखिए जो पहले नंबर पे मैंने बताया था राज्य शिक्षा संस्थान, ये भी आपका जो है इलाहाबाद 1964, कार्य भी मैंने सब बताए थे। ये भी आपका 2 बहुविकल्पी एज इट इज, वो जो लास्ट में 5 मैंने पॉइंट बताए थे वहीं से एज इट इज आए थे। उम्मीद करते हैं किसी ने गलत नहीं किया होगा। अगला प्रश्न आपका, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान डाइट में कितने विभाग होते हैं, ये पूछा गया था। और ऑप्शन आपके 10, 6, 8 या 11 दे दिए गए थे और ऑप्शन यहाँ पर गलत दिए गए हैं। मैंने ये भी क्वेश्चन कराया था आपको, मैं दिखाता भी हूँ। देखिए फर्स्ट डिवीजन का ही वही वीडियो है, डाइट के 7 विभाग, मैंने सभी नाम भी बताए थे। और यहाँ तक कि मैंने ये भी बताया था आपको कि ये जो प्रश्न है ये काफी बार आया हुआ है, तो ये आपको हर हाल में याद रखना है। डाइट के 7 विभाग और उनके सभी जो है वो नाम। ये यहाँ पर प्रश्न भी देख सकते हैं, मैंने इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट करके भी जो है वो लिखा था। वापस से लौटते हैं अपने प्रश्न पे। यहाँ पर यानी कि आंसर आपका 7 जो है वो सही होगा, पर ऑप्शन में नहीं है, तो 6 को हो सकता हो सही माने या 8 को, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। पर एक का जो अंतर है उस आधार पर हो सकता हो 6 को जो है वो आंसर में वरीयता दी जाए। अगला देखते हैं और लास्ट हमारा प्रश्न, राज्य शैक्षिक प्रबंधन और प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है। और ऑप्शन दिए गए थे झांसी, लखनऊ, वाराणसी या प्रयागराज। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। ये देखिए 57 नंबर था, राज्य शैक्षिक प्रबंधन और प्रशिक्षण संस्थान, यही तो लिखा है राज्य शैक्षिक प्रबंधन और प्रशिक्षण संस्थान। तो क्या आपका आंसर होगा, इलाहाबाद जो है वो बिल्कुल सही होगा। और ऑप्शन में देखिए तो प्रयागराज आपका दे रखा है, ये जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। लगभग लगभग आखिरी के सभी बहुविकल्पी प्रश्न सही थे, अच्छे थे। पर जो यहाँ पर 2 प्रश्न हैं, एक आपका वो था जिसमें यहाँ पर जो मीना मंच है उसमें पूछी गई कैसेटों की संख्या, ये जो कि आपका आउट ऑफ सिलेबस था, इसलिए मैंने आंसर भी इसका नहीं बताया है। और साथ ही साथ आपका एक प्रश्न ये श्याम पट जो है उसके प्रकार, इसका भी मैंने आंसर नहीं बताया, क्योंकि ये भी आपके कहीं भी कोर्स में नहीं दे रखा है। जो चीजें कोर्स में है उसी से संबंधित हम बात भी कर रहे हैं। तो हमारे सभी प्रश्न से यहाँ पर बहुविकल्पी हुए, अति लघु देख लेते हैं। ये सभी आपके वैसे थ्योरी बेस्ड नहीं, पर फिर भी कोई अगर देखने वाला होगा तो मैं आपको बता दूंगा। और वीडियो अगर पसंद आ रहा हो, चीजें सभी अच्छी लग रही हो, जो मैंने कराई आपके पेपर में भी आई, तो आप सभी का एक लाइक तो वीडियो पर बनता ही है। 16 प्रश्न आपका था संस्थागत नियोजन, डेफिनेशन मैंने बताई थी। विद्यालय प्रबंधन आप सब लिख सकते हैं, सारी थ्योरी बेस्ड है। विद्यालय से संबंध रखने वाले मानवीय संसाधन। और एक चीज मैं और आपको बता दूं, ये जो पेपर है वो कुंदन जो है उन्होंने भेजा था मुझे ये। आप भी जैसे ही पेपर हो जल्द से जल्द भेजने का कष्ट किया करिए। आप फेसबुक पर भी भेज सकते हैं, आईडी है बालाजी स्टडी अड्डा नाम से। साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर भी भेज सकते हैं, और एक टेलीग्राम पर नंबर भी मैंने भेजा था, वहां पर भी आप भेज सकते हैं। तो इसी टाइप के सब प्रश्न है, थ्योरी बेस्ड, महिला प्रेरक दल है, शैक्षिक प्रबंधन है, समय सारणी के महत्व है, ग्राम शिक्षा समिति खाते का संचालन, ये क्वेश्चन अच्छा है। खाते का संचालन ग्राम शिक्षा समिति के कौन करता है, तो ये जो है आपका ग्राम शिक्षा निधि के संदर्भ में पूछा जाता है। तो विद्यालय प्रबंध समिति जो है वो अब करने लगी है। इस प्रश्न है पर्यवेक्षण, ऊपरी मैंने बताया है, आवश्यकता कारण ये सब। इसी प्रकार आपका राष्ट्रीय स्तर पर प्राथमिक शिक्षा के 3 संगठनात्मक संस्था कार्य करने वाले अभिकरण, राज्य शिक्षा संस्थान के कार्य, मैंने सभी जो अभी दिखाए थे विकल्प में प्रश्न आए थे, वहां पर सभी के कार्य बताए थे, वहीं से कार्य भी आए हैं। प्राथमिक विद्यालय के संदर्भ में डाइट मेंटेन के कार्य, ये अभी जो मैंने एससीईआरटी वाली पीडीएफ में डाइट मेंटर दिखाया था, यही सारी चीजें आप लिख सकते हैं कार्य में। इतने सारे बिंदु थे, खेल गतिविधियां हैं, सुनिश्चित करना है समुदाय के प्रति खेल, और बहुत से ऐसे पॉइंट हैं, सब थ्योरी बेस्ड है। और अगला है प्राथमिक विद्यालय के संदर्भ में, ये हमने देख लिया, मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश प्रयागराज के कार्य प्रमुख। तो वही सब आपके कार्य होते हैं, शैक्षिक निर्देशन देना, वैयक्तिक निर्देशन या बाल निर्देशन, बहुत से ऐसे ही कार्य हैं। इसमें अति लघु में आया था तो आप कोई भी लिख सकते थे। अगला एनपीआरसी समन्वयक के कार्य, तो इसमें भी वही कार्य अभी जो मैंने दिखाए थे एनपीआरसी संसाधन केंद्र के संदर्भ में, वो आप लिख सकते हैं। केंद्र के समन्वयक निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण करते हैं, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। साथ ही साथ न्याय पंचायत संसाधन केंद्र समन्वयक जो उनकी विद्यालय प्रबंध निरीक्षण और पर्यवेक्षण में भूमिका निभाते हैं।
शिक्षण अधिगम व्यवस्था संबंधी सुझाव शिक्षकों को, तो ऐसे सभी पॉइंट आप लिख सकते हैं। आगे उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के किन्हीं 2 कार्यों को लिखिए। तो इनके कार्यों में भी बहुत से कार्य हैं, जैसे कि अध्यापकों की नियुक्ति हो गया प्राथमिक विद्यालयों में, स्थानांतरण हो गया, तैनाती हो गया और मान्यता के संदर्भ में, तो ये सब आप लिख सकते थे। लास्ट आपका अति लघु आया था टीईटी क्या होता है, सभी जानते हैं, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, तो वो भी आप इसमें लिख सकते थे। तो यही सब आपके प्रश्न थे। लघु उत्तरीय प्रश्न मैं आपको केवल दिखा रहा हूँ, सब थ्योरी बेस्ड है। विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र, विद्यालय के शैक्षिक प्रबंधन के अंतर्गत शिक्षण अधिगम सामग्री और लर्निंग कॉर्नर को समझाइए। शिक्षक संदर्शिका से आप क्या समझते हैं, विद्यालय में समय सारणी का महत्व बताइए, विद्यालय में पाठ्य सहगामी जो क्रियाकलाप है, ये सारी चीजें मैंने बताई नहीं आपको, ध्यान एग्जाम्पल सहित मैंने बताया, छात्र छात्राओं को क्या लाभ होते हैं। प्रमुख विद्यालय अभिलेख के अंतर्गत शैक्षिक और वित्तीय अभिलेख का उल्लेख कीजिए। इसी प्रकार 37 था, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के कार्यों को स्पष्ट कीजिए। जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान डाइट के कार्यों को बताइए। एससीईआरटी के कार्यों को बताइए। खंड शिक्षा अधिकारी के दायित्व का वर्णन कीजिए। तो लघु उत्तरीय प्रश्न तो सभी सही है, बस बहुविकल्पी में 1-2 प्रश्न ऐसे रखे गए थे जो कठिन थे,